नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज क्लास हमने एक अलग से शेड्यूल की है। पहले से आपके शेड्यूल में नहीं थी, लेकिन आज ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो कि ये समझते हैं कि सर क्या हम लोग 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं या 1.5 महीने में तैयारी कर सकते हैं। ये क्लास उस बात का जवाब है। अगर आप लोग वाकई में अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखते हैं, आप लोग ये समझते हैं कि हाँ, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं 1-1.5 महीने में पूरे अच्छे से इस्तेमाल करके अपने समय का तैयारी कर सकता हूं या फिर कर सकता हूं, तो आप लोग जो है बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो समय है और समय रहते आप लोग अभी लगभग 1.5 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सेशन को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन जो है हमारे साथ में बने हुए हैं। अनुराधा शर्मा, विक्रम सिंह। अनुराधा कह रही लगता है सर हमारे दिल की सुन रहे हो, मुझे लगा था कि मैं आपको बोलूं कि आप एक अच्छा ठीक है। शिवा, स्टार स्टडी पॉइंट, विक्रम सिंह, ओके। लक्ष्मी मीणा, बबीता वर्मा, अनु यादव, हासन भक्ति धाम, लकी रॉय, सुमन, अनु यादव, सुरेंद्र सिंह राव, नितेश शर्मा, कुश अवाना, जय श्री राम, ठीक है, वेरी गुड। मनोहर लाल, रोबिन थप्पा, वीरा सिंह, दलवीर सिंह, माखन लाल, मुकेश यादव, लकी, पवन शर्मा, अनुपम श्रीकांत, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। वीरा सिंह बिल्कुल RJ18 से, अच्छा RJ18 से तो आपका जिला जो है नया घोषित हो गया है ना। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। अगर आप लोगों ने सेशन को अब तक शेयर नहीं किया है तो आप लोग जो है सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। सेशन को शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। बिल्कुल शर्मा जी, प्रणाम स्वीकार कर लिया है आपका, ठीक है। चलिए शुरू करें, ओके। तो आज हम लोग महा मैराथन के अंदर धारा 3 से लेकर 50 तक, मतलब जो आपका अध्याय नंबर 2 है, नगर पालिका गठन और शासन, इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। और ध्यान रखिए आज की जो क्लास है वो थ्योरी की होने वाली है। हम लोग थ्योरी को जो है वो बड़े अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक जवाब है जो कि अपने ऊपर डाउट करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या 1 महीने में या 1.5 महीने में तैयारी हो सकती है। उन सभी विद्यार्थियों को ये क्लास जो है आज जवाब देने वाली है कि वाकई में क्या हो सकता है। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है, टाइप कीजिएगा RS बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन हम लोगों ने वीडियो कोर्स तैयार किया है जिसमें पार्ट A प्लस B दोनों को कवर किया है। इसके साथ में ही पार्ट A प्लस B की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स आप लोग को मिल रहे हैं। ये पूरा कोर्स जो है वो 999 के अंदर अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि केवल हम लोग पार्ट A को ही तैयार करेंगे तो आप लोगों के लिए फ्री पार्ट A प्लस B की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके साथ में ही प्रैक्टिस पेपर्स भी आप लोगों को दिए जाएंगे। ये 799 के अंदर अवेलेबल है। अगर आप लोग पार्ट B को तैयार करना चाहते हैं तो 499 के अंदर आपको ये पूरा का पूरा जो है टेस्ट सीरीज सहित आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग किसी टेस्ट सीरीज को अलग से लेना चाहते हैं कि कहें कि सर हमको जो है टेस्ट सीरीज अलग से चाहिए, तो आप लोग पार्ट A प्लस पार्ट B की टेस्ट सीरीज को अलग से भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको पूरा प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। 299 के अंदर पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखिए टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी होगा। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है वो आप लोग ऐप के ऊपर जाइएगा और वहां पर सिलेबस वाला आइकन है, सिलेबस वाला आइकन है, वहां से आप लोग इसके शेड्यूल को देख लीजिएगा। इसमें जो पेपर नंबर 1 to 4 है, 1 से लेकर 4 तक, उसमें से चौथा जो पेपर है उसकी व्याख्या तैयार हो चुकी है। 1 से लेकर 3 तक हम लोग व्याख्या जल्दी अपलोड कर देंगे, जबकि 5 से लेकर 20 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो पूरे के पूरे पेपर जो है वो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग पार्ट B को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 1000 MCQ हम लोगों ने इसके अंदर कवर किए हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको 199 के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जब 14 मई को एग्जाम देने ही जा रहे हैं तो अच्छे से आप लोग तैयारी करके फिर जाइए एग्जाम देने के लिए। ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, पोस्ट काफी अच्छी है, लेकिन एग्जाम देखिए 2 घंटे में आपको एक बेहतरीन पोस्ट दिला रही है। जबकि रीट का देख लीजिए आप लोग, रीट में प्री लेगा, वो मेंस लेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। यहाँ पे केवल एक ही प्रोसेस है, 2 घंटे का एग्जाम देना है बस, तू तेरे और मैं मेरे। चलिए तो संपूर्ण पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज आप लोग 99 रुपीज में ले सकते हैं, जिसमें क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल,
दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए पीडीएफ आ रही है कल आप लोगों के लिए 500 एमसीक्यू की पीडीएफ आ रही है, जिसमें व्याख्या सहित आप लोग को दिए जा रहे हैं। गजब की है ये, बहुत अच्छी पीडीएफ जो है तैयार की गई है आप लोगों के लिए। ईओआरओ के नोट्स आप लोगों के लिए फ्री में जो है अवेलेबल करवाए गए हैं, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, शुरू करें। ओके, चलिए आज हम लोग थ्योरी की क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं। दीपक गोठवाल, बिल्कुल गुड इवनिंग। ओके सर, पीडीएफ कब तक आएगी? कल तक जो है पीडीएफ आ जाएगी। उषा वर्मा, मैं बहुत अच्छा हूं, कल तक आपके पास में पीडीएफ आ जाएगी 500 एमसीक्यू की। वॉल्यूम इंक्रीज करें, वॉल्यूम अपने फोन की इंक्रीज कीजिए। वैसे मैं सुनूं तो ठीक आ रही है वॉल्यूम, वॉल्यूम ठीक आ रही है। ओके सर, मेरे एक सवाल को जवाब भी दियो, मैं बहुत परेशान हो रखी हूं। सवाल की धारा 37 में शपथ किसके समक्ष लेते हैं? अरे अच्छा देखिए, जितने भी नगर पालिका के सदस्य हैं वो जब शपथ लेते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, और वो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होते कौन है? कलेक्टर होते हैं, है ना, या फिर संभागीय आयुक्त, वो उनको शपथ दिलाते हैं। समझ गए आप लोग? उसमें क्या लिखा हुआ है भाई? एक्ट में लिखा हुआ है राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, और वो प्राधिकृत अधिकारी वास्तव में होता कौन है? मैक्सिमम तौर पर कलेक्टर जो है शपथ दिलाते हैं, अगर उनकी उपस्थिति नहीं होती है तो संभागीय आयुक्त जो है शपथ दिला देते हैं। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है। देखिए, आपको जो धारा 1 और 2 है उसके लिए अध्याय 1 पढ़ना पड़ता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नगर पालिका गठन और शासन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है धारा 3 से लेकर 50 तक। सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अध्याय 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी आप लोग अध्याय देख रहे हैं, कार्य संचालन वार्ड समिति, नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका वित्तीय, नगर पालिका निधि, लेखा संपरीक्षा आपके सिलेबस में नहीं है, नगर पालिका राजस्व हम लोग पढ़ेंगे। इन सब के मैं मैराथन जो है वो लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं मैराथन लेके आऊं उससे पहले आप लोग जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज सबसे पहले धारा 3 के साथ में। धारा 3 से 50 तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सेशन को एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो सर ऑप्शन में कलेक्टर और राज्य सरकार दोनों, कलेक्टर नहीं होगा। देखिए मैं कह रहा हूं एक्ट के अंदर लिखा हुआ है राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ये लिखा हुआ है, वहां पे डिफाइन नहीं किया कि कलेक्टर लेता है। कलेक्टर जो है वो शपथ दिलाता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है, कलेक्टर शपथ दिलाते हैं और फिर अगर वो नहीं है तो संभागीय आयुक्त शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ओके ओके, दोनों में से एक तो अवेलेबल होता ही है। नहीं दोनों एक साथ नहीं आएंगे यार, आगे आ भी जाते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मतलब राज्य सरकार पता नहीं किसको प्राधिकृत करे, ऑथराइज किसको करे। ठीक है वीरा सिंह, ओके। देखिए सबसे पहले धारा 3 को हम लोग पढ़ेंगे। धारा 3 कहती है नगर पालिकाओं का परिसीमन। नगर पालिकाओं का परिसीमन, ये धारा आखिरकार जोड़ी क्यों गई है पहले तो वो समझिए। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि बजट के अंदर नए जिलों का अनाउंसमेंट किया गया था, नई नगर पालिकाओं का अनाउंसमेंट किया गया था। जब भी कोई नई नगर पालिका बनती है तो उसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। आप में से तमाम विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे थे कि सर जिले जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, ये जो है हमको नया पढ़ना है कि पुराना पढ़ना है? तो पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि आपको पुराने ही पढ़ने हैं अगले 6 महीने तक। नए क्यों नहीं पढ़ने हैं? क्योंकि प्रत्येक जिला की सीमा जो है वो निर्धारित की जाएगी, उसका क्षेत्रफल निर्धारित किया जाएगा, उसका जनसंख्या घनत्व जो है वो निर्धारित किया जाएगा कि वाकई में कितना है, उसका डेटा निकाला जाएगा, कितनी जनसंख्या यहाँ पर रह रही है, क्या इसका एजुकेशन है, तमाम डेटा जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे। अब नया जिला जब बनेगा तो उसका भी परिसीमन करना पड़ेगा ना। वैसे ही जब भी नई नगर पालिका बनती है तो उसका भी परिसीमन करना जरूरी है कि कितनी सीमा तक जो है वो ये रखती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कैसे होगा। राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, नगर पालिका घोषित कर सकती है। तो जैसे अभी नई नगर पालिका घोषित हुई है, ठीक है, वैसे ही राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी और उसके आधार पर नई नगर पालिकाओं का गठन तथा उसका परिसीमन किया जाएगा। वेरी गुड। फिर देखिए
ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर सकती है। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उसको नगर पालिका में सम्मिलित कर सकती है या उससे अपवर्जित भी कर सकती है, बाहर भी कर सकती है। भाई देखिए, मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास में सीमा है। अब इस सीमा के अंदर हमारे पास में 3 नगर पालिकाएं हैं, ए, बी, सी और ये डी है, 4 हो गई। अब मान लीजिए कि इन्हीं के अंदर से मैं एक नई नगर पालिका जो है वो बनाना चाहता हूं। यहां से मैंने कहा कि एक जो है नगर पालिका मैंने ये वाली बना दी है, जिसमें बी का भी क्षेत्रफल आ रहा है और सी का भी आ रहा है। अब देखिए, नया क्षेत्र इसमें सम्मिलित हुआ है, ठीक है, और बी और सी में से कुछ कम भी हुआ है। तो कोई भी क्षेत्र होता है उसमें से हम कुछ कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। राज्य सरकार ऐसा कर सकती है, किसी भी नगर पालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, देखिए इस स्लाइड को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस स्लाइड से आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका में नहीं रहे तब यहां उसे अन्य स्थानीय सीमा में या उसे अन्य स्थानीय सीमा में सम्मिलित कर लिया जाए, तब उसकी जो नगर पालिका निधि है, मतलब जो पैसा है या फिर जो संपत्ति है, वो किसमें निहित हो जाएगी? स्थानीय प्राधिकारी के अंदर निहित हो जाएगी। मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकारी है उसके अंदर वो पूरी नगर पालिका निधि और संपत्ति जो है निहित हो जाती है। निहित होने का मतलब क्या है कि सभी राइट जो है, डिसीजन के राइट, वो उसको सौंप दिए जाते हैं कि आपको जो है इनकी रक्षा करनी है, नगर पालिका निधि की और संपत्ति की रक्षा करनी है। देखिए, जब कोई आवास गृह है, जैसे जब कोई आवास गृह है, आवास गृह मतलब मान लीजिए रहने का स्थान है, विनिर्माणशाला है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई स्टोरेज है, या फिर उद्योग कारोबार 2 या 2 से अधिक नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो। अब देखिए, मान लीजिए कई बार आप लोग देखते हैं कि कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। मान लीजिए कि ये बीच का जो क्षेत्र है वो ए और बी के बीच में आ रहा है। तो ए नगर पालिका ये कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में है, बी कह रहा है कि इसका हिस्सा जो है कुछ मेरे क्षेत्र में है। अब देखिए, जब 2 या 2 से अधिक नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई भी आवास गृह, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह शामिल हो तो फिर राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियमित जो है इसको किया जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन रिलीज करेगी। इस नोटिफिकेशन के तहत ही जो है डिसाइड कर दिया जाएगा कि कौन किसके अंदर निहित है। अब देखिए, जब गांव को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए, एक विद्यार्थी का मेरे पास में आया था कि सर आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, कि आप ये बता रहे हैं कि गांव की डेफिनेशन क्या होती है, शहर की डेफिनेशन क्या होती है। बुद्धिजीवियों, आप लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि अगर गांव को शहर के अंदर शामिल किया जाएगा तो क्या वो गांव की विशेषता रखेगा। लेकिन मान लीजिए जब कोई गांव शहर के अंदर शामिल होता है तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि वो गांव है तो गांव क्यों है, वो उसको शहर बनाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन हो जाएंगे। तो मैंने ये बात जो है वो आप लोगों को अच्छे समझाने के लिए कही थी। तो जब गांव को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए तो गांव वो नहीं रहेगा, शहर बन जाएगा। और मैंने शहर की डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को बताई थी कि जब भी हम लोग शहर को शामिल करेंगे, जब भी हम लोग शहर बनाएंगे तो शहर के अंदर रेवेन्यू जो है वो अधिक जनरेट होता है, शहर के अंदर रेवेन्यू अधिक जनरेट होता है, शहर के अंदर जो सांस्कृतिक धरोहर स्थल है उनका मेंटेनेंस अधिक होता है, और गैर कृषि कार्य, नॉन एग्रीकल्चर, गैर कृषि कार्य जो है वो क्या होते हैं, शहरों के अंदर सर्वाधिक होते हैं। अब देखिए, अगर वो गांव को शहर बना दिया है, नगर पालिका में शामिल कर दिया है, तो स्थानीय पंचायत का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचायती राज तो गांव के लिए है, अब उसको जो है शहर में शामिल कर लिया जाएगा। सर आज आवाज सही नहीं है, रॉबिन उथप्पा आवाज कम आ रही है। ज्यादा ही कम आ रही है क्या आवाज? ठीक है, चलिए वॉइस सही है। चलिए देखिए इधर, सरपंच, उप सरपंच, पंचों का अतिरिक्त सदस्य माना जाएगा। पंचों को जो है अतिरिक्त सदस्य माना जाएगा क्योंकि जो पंचायती राज के अंदर पहले से ही थे, अब वो कहां जाएंगे। तो वो जो सरपंच थे, उप सरपंच थे, जितने भी पंच थे, उनको अतिरिक्त सदस्य मान लेंगे। कब तक?
जब तक कि नई नगर पालिका गठित नहीं हो जाती। तो मतलब हम लोग इनको ये कहेंगे कि सरपंच, उप सरपंच, पंच जो हैं वो इसके पदेन सदस्य कहलाएंगे। फिर देखिए, वह राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अधीन जो है वो नहीं रहेगा। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो गांव था तो वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन था, अब उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ष जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखिए, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए, या फिर कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए, मतलब बाहर किया जाए। किसी भी नगर पालिका की सीमा को एक नगर पालिका के किसी अन्य नगर पालिका में समामेलन करके एक नई नगर पालिका, ठीक है, एक नगर पालिका को दो या दो से नगर पालिकाओं में विभाजित करके परिवर्तित किया जाए। मतलब नई नगर पालिका बनाने के लिए या तो किसी नगर पालिका की सीमा में कम करना पड़ेगा या किसी के अंदर बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में जोड़ना पड़ेगा या फिर उससे बाहर निकालना पड़ेगा। प्रोसेस तो सारा ही होगा। कोई भी स्थानीय क्षेत्र, कोई नगर पालिका नहीं रहे। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह की अवधि तक हो जाना चाहिए। जैसे अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर नई नगर पालिका बनाई गई है, तो नई नगर पालिका जो बनाई गई है उनके जो इलेक्शंस हैं वो 6 माह के अंदर अंदर जो है वो हो जाने चाहिए। ये डेट, ये जो है टाइम पीरियड, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अधीन आने वाले मामले उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे हटाया जाएगा। अब देखिए, पहले जो पंचायती राज के अंदर थे सदस्य, उनको क्या किया जाएगा, अब शहरी निकाय के अंदर शामिल किया जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, किसी मामले में उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अपवर्जित क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र को हमने बाहर कर दिया है वहां पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो सीट जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। फिर कह रहा है, ऐसी नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगर पालिका समामिलित की जाएगी, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक ऐसी नई नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य है उस नगर पालिका के जिसमें ऐसी नगर पालिका। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए ध्यान से। ये कहना चाह रहा है कि अगर नई नगर पालिका बनेगी तो जो नया क्षेत्र शामिल हुआ है वहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने भी पंच वगैरह हैं, इन सभी की जो है नई सीटें जो है वो बना दी जाएगी, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन होंगे तो नई सीटें जो हैं वो वहां पर डिक्लेयर की जानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान रखनी है आप लोगों को। ध्यान रखना, पहले से ही विद्यमान प्रत्येक नगर पालिका का और इस अधिनियम के अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगर पालिका का और ऐसी प्रत्येक नगर पालिका जिसमें देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट के अंदर। जितनी भी नगर पालिका की संपत्ति थी और नगर पालिका की निधि थी, पैसा और संपत्ति वहां के स्थानीय अधिकारी के अंदर जो है निहित हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय जो प्राधिकारी है, जो वहां का लोकल सेल्फ ऑफिसर है, उसको पूरे की पूरे ऑथराइज राइट जो है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को यही समझा रहा है। ठीक है, तो धारा 3 के अंदर कोई दिक्कत है तो बताइए। धारा 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बोलिए। संदीप सिंह शेखावत, सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। बिल्कुल 50 धाराएं हैं। तीसरी धारा जो है थोड़ी सी बड़ी है, इसमें बताइए तीसरे नंबर की धारा कौन सी बताइए। मैंने अभी, चिंता मत करिए, मैं बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा। अभी तीसरे नंबर की धारा कौन सी है, जल्दी से बताइए। तीसरे नंबर की धारा मैंने कौन सी बताई है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं धारा 4 को, जिसमें लिखा हुआ है नगर पालिका बोर्ड को अधिनियमों में छूट। ये कौन से अधिनियम की बात कर रहा है, अधिनियम 2009 की बात कर रहा है। अब देखिए, ऐसी नगर पालिका बोर्ड जिनको अधिनियम से छूट दिया जाएगा, मतलब 2009 का जो अधिनियम है उससे कुछ छूट जो है वो दिया जाएगा। भरत मीणा, बिल्कुल परिसीमन, सेक्शन 3 परिसीमन याद कर लीजिए आप लोग। सेक्शन 3 को जितना रिवाइज करेंगे वो आपके लिए फायदा रहेगा और आप एग्जाम में कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। नगर पालिका बोर्ड को अधिनियमों में छूट किसके द्वारा दी जाएगी, पहले द्वारा देखिए, राज्य सरकार के द्वारा अधिनियमों में छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर छूट दे दी गई है तो वापस से उसको लागू भी तो कर सकते हैं, इसलिए पुनः लागू जो है वो अधिसूचना के द्वारा किया जाएगा। पुनः लागू जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, अधिसूचना के द्वारा इनको क्या किया जाएगा, पुनः लागू किया जाएगा। ओके, क्लियर है आपको। अच्छा, छूट क्यों दी गई है उसके बारे में भी हम लोग अभी जिक्र करेंगे, आगे आएगा वो। ठीक है, धारा नंबर 5 देखिए, नगर पालिका की स्थापना और निगमन। किसी भी नगर पालिका की स्थापना और निगमन मतलब उसको रेगुलेशन कैसे करेंगे, निगमन मतलब रेगुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, रेगुलेशन जो है उसका कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इधर। संक्रमणशील क्षेत्र पर नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अब ये संक्रमणशील क्षेत्र क्या है और वहां पर नगर पालिका बोर्ड की स्थापना क्यों होगी, अब वो समझिए।
मैंने आप लोगों को पहले कंसेप्ट में ये समझाया था कि जब भी कोई गांव के अंदर सुविधाएं बढ़ने लगती है तो उसको शहर के अंदर हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। गांव की जनसंख्या कम रहती है, शहर की जनसंख्या ज्यादा रहती है। शहरी लोगों को सुविधाएं ज्यादा प्रदान करनी पड़ती है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ये सोचते हैं कि सर सरकार के पास में इतना पैसा है फिर भी इतनी सारी कच्ची बस्तियां क्यों हैं? सरकार हमेशा बड़े बड़े मॉल्स बनाने के अंदर पैसा क्यों खर्च करती है? सरकार गांवों के लिए इतना पैसा नहीं खर्च करती जितना शहरों के लिए खर्च करती है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के लिए रेवेन्यू का जो सोर्स है, राजस्व का जो सोर्स है, वो शहर है। क्योंकि शहर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी आय के अनुसार टैक्स जो है वो जमा कराते हैं, और सरकार के पास में टैक्स सब ज्यादा कलेक्ट होता है, और वो कहां से होता है? शहर से होता है। इसलिए शहरों के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है कंपेयर टू गांव में। अब देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र जिसको गांव से शहर बना दिया गया है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संक्रमणशील क्षेत्र कहेंगे। आप ये जो वर्ड है संक्रमणशील क्षेत्र, इसको समझिए कि ये संक्रमणशील क्षेत्र आखिरकार है क्या, ठीक है। ये ट्रांजिशनल एरिया क्या चीज है, इसको समझिए। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रत्येक गांव जो है वो हमारे भारत के अंदर शहर में बदल जाए, यही हमारा टारगेट है। टारगेट क्या है? जितने भी गांव हैं, आप देखिए नई नगर पालिकाएं क्यों बन गई हैं? क्योंकि गांव को शहर के अंदर तब्दील कर दिया गया है। लेकिन जो गांव की व्यवस्था थी वहां पर पंचायती राज थी, और पंचायती राज के अंदर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कौन सा होता है भाई? यहां पे भी 3 स्तरीय हम लोग बात करेंगे और यहां पर भी 3 स्तरीय बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत, फिर होता है पंचायत समिति, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और फिर होता है जिला परिषद, जिला परिषद। यहां पर सबसे पहले जो होता है वो नगर पालिका बोर्ड होता है, फिर नगर पालिका परिषद होती है, और फिर सबसे लास्ट में क्या होता है? नगर निगम होता है। अब देखिए, नगर पालिका बोर्ड को हमने संक्रमणशील क्षेत्र घोषित किया है। यहां पर पहले हमने छोटे गांव की शुरुआत की, फिर गांव को फिर हमने पंचायत समिति में बनाया, पंचायत समिति जिला परिषद बन गई। अब ये जो आप लोग 2 एरिया देख रहे हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसको हमेशा नगर पालिका बोर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो बीच का फेज है इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? नगर पालिका बोर्ड को ट्रांजिशनल फेज कह देंगे, क्योंकि गांव से शहर को बनाना है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि संक्रमणशील क्षेत्र पर नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। फिर देखिए, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? पंचायत समिति या जिला परिषद से नगर पालिका बोर्ड जो है इसका गठन हो सकता है। नगर पालिका बोर्ड से नगर परिषद, मतलब लघुतर नगरीय क्षेत्र। तो लघुतर नगरीय क्षेत्र कौन सा होता है? लघुतर नगरीय क्षेत्र हम लोग कहते हैं नगर परिषद को, और वृहत्तर नगरीय क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं? नगर निगम को कहते हैं, ठीक है। चलिए याद रखना आप लोग। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकती जो राज्यपाल के क्षेत्र के अधीन हो या औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को आप लोग जरूर जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रिवीजन चल रहा है। मैं आप लोगों को एक मैराथन सेशन लेके धारा 3 से लेके 50 तक क्लियर करवा रहा हूं। यहां पे देखिए, नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जाएगी जो राज्यपाल के क्षेत्र के अधीन हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित हो। राज्यपाल के क्षेत्र के अधीन हम लोग कहते हैं कि जहां पर भी राज्यपाल के क्षेत्र रहेंगे हम लोग ये कहेंगे कि वो क्या है? राज्यपाल का विशेष अधिकार है। वो क्या है? राज्यपाल का विशेष अधिकार है। और जहां पर राज्यपाल के विशेष अधिकार वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर राज्यपाल के द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उसका क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो वहां पर भी नगर पालिका नहीं बनेगी, और औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां पर भी नगर पालिका नहीं बनेगी, ठीक है। 2 क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा, ओके। अब देखिए, विकास प्राधिकरण, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास प्राधिकरण के गठन के आधार वास्तव में है क्या, और विकास प्राधिकरण होता क्या है, पहले वो समझिए। किसी भी विकास प्राधिकरण को बनाने का आधार है कि राज्य सरकार की नजर में, ध्यान रखना, राज्य सरकार की नजर में अगर कोई क्षेत्र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक या इसी प्रकार का महत्व रखता हो तो राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके उसका गठन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है कि नगर पालिका विकास प्राधिकरण का गठन करने के लिए उस क्षेत्र का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक या फिर इसी प्रकार का महत्व अगर उसके पास में है तो फिर उसका गठन किया जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, धारा 6 हम लोग देख रहे हैं, नगर पालिका की संरचना। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में धारा 3, 4 और 5 को लिखकर भेजिए। धारा 3, धारा 4
और धारा 5 को जल्दी से लिखकर भेज दीजिए। धारा 3, 4, 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है? ओके सर, पॉपुलेशन के हिसाब से भी होता है क्या? क्या विकास प्राधिकरण? विकास प्राधिकरण क्या? देखिए, जहां पर सांस्कृतिक महत्व रहेगा लोग वहीं पर आकर बसते हैं। क्यों बसेंगे? आप एक चीज का जवाब दीजिए मुझे कि आप आज शहर में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि शहरों के अंदर जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा हैं। और वो सुविधाएं क्यों प्रोवाइड करवाई गई है? क्योंकि इसका सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व ज्यादा है। क्योंकि जब भी टूरिज्म आएगा तो यहां पर आएगा, उनको सुविधाएं चाहिए और आप सुविधाओं की तरफ खींचे चले जाते हैं। सीधी सी बात है, तो जनसंख्या घनत्व वहीं पे ज्यादा होगा। ओके, तो 3, 4, 5 तीनों धाराओं को जल्दी से लिखकर भेज दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका की संरचना क्या कह रही है? सदस्यों का निर्वाचन। सबसे पहले देखिए, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सदस्य हैं कौन? ध्यान रखिए, सदस्य कितने, कौन, किसको कहते हैं? सदस्य होते हैं पार्षद, और पार्षद का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से मतलब क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन से मतलब है कि आप लोग डायरेक्टली वोट करने जाएंगे। यहां पर देखिए, संख्या 13 से कम नहीं होगी। इसको आप लोग चेंज कर लीजिए। अब इसको अमेंडमेंट कर दिया गया है। ये जो अमेंडमेंट कर दिया गया है, इस अमेंडमेंट के अंदर 20 कर दिया गया है अब। ओके, ध्यान दीजिए, इधर सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। पहले लिखा हुआ था कि संख्या जो है वो 13 से कम नहीं होगी। ठीक है, जो निर्वाचन है, सदस्यों का निर्वाचन है, वो 13 से कम नहीं होगा। लेकिन अब क्या कर दिया है? 20 कर दिया है। वहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में प्रतिनिधित्व, मतलब राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन। राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन। कल मैं आप लोगों को एक धारा पढ़ाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को इस चीज को क्लैरिफाई करने वाला हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। देखिए, अब क्या है, विशेष ज्ञान व अनुभव वाले व्यक्ति जो है उनको राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। कौन करेगा? मनोनीत जो है वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। नगर पालिका बोर्ड में 6 सदस्य है, नगर परिषद में 8 सदस्य है, नगर निगम में 12 सदस्य है। कुल कितने हो गए? कुल हो गए 26। टोटल याद रखना, कुल कितने हो गए हैं? 26 हो गए हैं। ठीक है, कुल कितने हो गए हैं? 26 हो गए हैं। हो सकता है कि वो 2 का योग पूछ ले आपसे, नगर पालिका बोर्ड नगर परिषद का पूछ ले तो 8, 6, 14 आप लोग को याद रखने हैं। हो सकता है नगर परिषद और नगर निगम का पूछ ले तो 12 और 8 20 हो गए। आप लोग अलग अलग कैलकुलेट करके भी चलना। 6, 8 को भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 8, 12 को कैलकुलेट कर लेना, 6, 12 को कैलकुलेट कर लेना, इस तरीके से। ओके, तो तीनों को आप लोग को याद करना है, कैलकुलेट अपने आप हो जाएगा। लेकिन टोटल नंबर 26 आ गया। ये जो प्रावधान था इसको अब हटा दिया गया है। पहले था, अब हटा दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। वेरी गुड, अजय कुमार, लक्ष्मी मीना, अनुपम श्रीकांत। 6, 8, 12 याद रखना है। 6, 8, 12, 6, 8, 12। ठीक है, ओके। अब देखिए, इन सदस्यों को नगर पालिका बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। ध्यान रखना, जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं उनको मत देने का, वोटिंग राइट्स जो हैं वो उनके पास में नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। नगर पालिकाओं में एमएलए लोकसभा के सदस्य, पदेन सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, नगर पालिका बोर्ड के अंदर, नगर पालिका परिषद में और नगर निगम के अंदर ये जो आप लोग देख रहे हैं, बेसिकली एमएलए जो है, यहां पर एमएलए जो है, एमएलए वो तीनों का पदेन सदस्य होता है। एमएलए तीनों का पदेन सदस्य होता है। लेकिन एमपी जो है वो किस किस का होता है? एमपी केवल इनका होता है। एक बात बड़ी बेहतरीन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखना, नगर पालिका बोर्ड में कभी भी सांसद पदेन सदस्य नहीं होगा। वो हमेशा नगर परिषद और नगर निगम के अंदर ही पदेन सदस्य होता है। फिर जो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो नगर पालिका बोर्ड में, नगर परिषद में और नगर निगम तीनों के अंदर एमएलए पदेन सदस्य होता है। क्या लिखा हुआ है? नगर पालिकाओं में एमएलए, लोकसभा के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। किस किस के अंदर? समझ रहे आप लोग? एमएलए तो होते हैं तीनों के अंदर, एमपी होते हैं 2 के अंदर। इन्हें मत देने का अधिकार भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें क्या होता है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इनको मत देने का अधिकार जो है वो होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका की संरचना में, नगर पालिका बोर्ड में लोकसभा का सदस्य प्रतिनिधित्व नहीं होगा। नगर पालिका बोर्ड के अंदर लोकसभा का मतलब एमपी जो है उनका प्रतिनिधित्व नगर पालिका बोर्ड में नहीं होगा। वो केवल नगर परिषद और नगर निगम में हो सकता है, जबकि एमएलए तीनों के अंदर हो सकता है। बोलिए, समझ आ रहा आप लोगों को?
वेरी गुड, वेरी गुड। मनोनीत सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होता, पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। ओके, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। धारा 6 की उपधारा 3, इसको आप लोग इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, धारा 6 की उपधारा 3, ठीक है। चलिए, नगर पालिकाओं में नियत स्थान, किस किस का नियत स्थान है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले SC ST की बात करेंगे, और आज एक बड़ा ही दिलचस्प जो है वो वाकया हो गया है, गलत हुआ। स्टेज के ऊपर क्या हुआ रिसेंटली आपको पता है, आज जयपुर के अंदर जो SC ST महापंचायत थी, उसमें जो थे वो स्टेज के ऊपर ही कई मंत्री जो थे वो झगड़ पड़े, और वहां पर जितने भी मंत्री थे सभी वहां से छोड़ के चले गए। तो छोटी सी कोई बात इनको कह दो तो वो चुप जाती है ना। देखिए, तो SC ST का प्रतिनिधित्व, OBC का प्रतिनिधित्व और वुमेन्स का प्रतिनिधित्व कितना है, ध्यान रखिए। नगर पालिका क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में SC ST का प्रतिनिधित्व होगा, जैसी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में इनको रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। OBC कैसे दिया जाएगा, अनुसूचित जातियों जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत, परंतु 21% से अधिक नहीं। अच्छा, मतलब कि OBC का जो रिजर्वेशन है इनका भी SC ST के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन 21% से अधिक नहीं होगा वो कुल मिलाकर, ठीक है। ओके, वुमेन्स में देखिए, महिलाओं के लिए SC ST OBC में से, अब चाहे SC ले लीजिए, चाहे ST ले लीजिए, चाहे OBC ले लीजिए, इनमें 50% जो है वो महिलाएं होंगी। अब SC की है तो SC की 50, ST की तो ST की 50%, OBC की तो OBC की 50%, इनका 50% जो है वो यहां पर क्या होगा, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। बोलिए, क्लियर है आप लोगों को? बोलिए सोहन करवा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़िए। धारा 7 देखिए, अब धारा 7 क्या कहती है, धारा 7 कहती है पदावधि के बारे में। धारा 7 क्या कहती है, पद की अवधि कब तक होगी, टेन्योर कब तक होगा, है ना। टेन्योर के बारे में लिखा हुआ है कि टेन्योर कब तक होगा, प्रथम बैठक से, ये वर्ड लिख लेना, याद कर लेना, पहली बैठक से 5 वर्ष तक क्या होता है, कार्यकाल होता है सदस्यों का, ठीक है। अब देखिए, नगर पालिका के विघटित होने पर नवगठित नगर पालिका शेष अवधि के लिए गठित होगी, शेष अवधि के लिए गठित होगी। मान लीजिए कि एक नगर पालिका ने 3 साल तक काम कर लिया है, तो नवगठित नगर पालिका 2 साल तक ही काम करेगी। हाँ, एक कंडीशन इसके अंदर यह है, एक कंडीशन यह है कि मान लीजिए कि किसी नगर पालिका ने 4 वर्ष और 7 माह काम कर लिया है, तो नई नगर पालिका गठित नहीं होगी, क्योंकि 5 वर्ष कंप्लीट होने में 6 से कम माह का समय बाकी है, और अगर 6 से कम माह का समय बाकी होता है तो फिर इलेक्शन नहीं करवाते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस के साथ में ही इलेक्शन करवा दिया जाता है। बोलिए, बोलिए, हाँ बिल्कुल भरत मीणा, बहुत अच्छा। जैसे जैसे मैं धारा को पढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग कमेंट करते रहिए। ओके, अब देखिए, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक क्या होती है, प्रथम बैठक को हम लोग कहते हैं सामान्य निर्वाचन के तुरंत बाद, सामान्य निर्वाचन के तुरंत बाद जो बैठक है वही सामान्य बैठक होती है, वही सामान्य बैठक होती है। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में से 40 में से आप मान के चलिए 8 प्रश्न, मैं कह रहा हूं 40 में से 8 प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, 40 में से 8 प्रश्न आज की क्लास में से आपको मिल जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब भी एग्जामिनर पेपर बनाने की सोचता है तो शुरुआती जो चैप्टर्स होते हैं वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बना देता हो, फिर बाद में पता लगता है कि अरे यार मेरे को वहां से बनाने थे, ठीक है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 40 में से 8 प्रश्न जो है वो आप लोग को इस वाले मैराथन में से मिल जाएंगे, ठीक है। और जिस भी विद्यार्थी ने ढंग से पढ़ा वाकई में आप लोग 8 क्वेश्चन ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धारा 8 समझिए। अब धारा 8 क्या कहती है, हाँ, पहली बैठक से 5 वर्ष तक व्यवहार में 33.33% ही महिला को स्थान है। बिल्कुल ठीक बात है, क्लियर है आप लोगों को? ओके, देखिए, नगर पालिका प्रशासन नगर पालिका में निहित होना, नगर पालिका का प्रशासन नगर पालिका में निहित होना, इसका मतलब क्या है, नगर पालिका के लिए जितने भी अधिकारी काम करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था काम करेगी, उसको कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम किसमें है, नगर पालिका में है। शासन का मतलब इनको कंट्रोल कौन करेगा, नगर पालिका बोर्ड के अंदर अध्यक्ष करता है, नगर परिषद में कौन करता है, सभापति करता है, नगर निगम में कौन करता है, महापौर करता है, नगर निगम में कौन करता है, महापौर करता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, धारा नंबर 9, वार्डों में विभाजन। अब वार्डों में विभाजन मतलब कोई भी मान लीजिए एरिया है, अब एरिया को रेगुलेट करने के लिए आज मुझे बताइए आप लोग
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जिलों के अंदर डिवाइड क्यों किया है? अच्छा, इसको भी छोड़िए आप, तो हम बात करते हैं 1905 की। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया गया। हमने अंग्रेजों से पूछा, भाई तुम लोग ये बताओ कि तुमने बंगाल की विभाजन क्यों कर दिए? क्या तुमको सपने में आया था कि बंगाल की स्थिति खराब हो रही है? बोला नहीं 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 नहीं, बंगाल के अंदर प्रशासन को अच्छे दुरुस्त करने के लिए हमने बंगाल के दो विभाजन कर दिए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है, जबकि हमको तो पता था कि हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन आज अगर हम लोग उस कंसेप्ट को लागू करें तो वाकई में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही जिलों का निर्माण, राज्यों का निर्माण, वार्डों का निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए वार्ड बनाए जाएंगे। अब देखिए, तो वार्डों में विभाजन होगा। अब देखिए, स्थानों की संख्या, जितने भी पार्षदों के स्थान होंगे, वार्डों के स्थान होंगे, उतनी ही वार्ड संख्या निर्धारित होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए, विभाजन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है निर्वाचन। विभाजन किया क्यों किया है? ताकि हम लोग आसानी से निर्वाचन कर सके। कोई भी नगर पालिका क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा नगर पालिका क्षेत्र था, इसमें आसानी से निर्वाचन करवाने के लिए हमने वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्लैरिफाई कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और करेंगे किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है क्या? देखिए, सबसे पहले धारा 9 देखिए, वार्डों में विभाजन करेंगे। ठीक है, वार्डों में स्थानों की संख्या बराबर वार्डों की संख्या। विभाजन का उद्देश्य है कि निर्वाचन आसानी से हो सके। फिर जनसंख्या के आधार पर हम लोग ये निर्वाचन जो है डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छा। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, यूं ही नहीं, है ना, कहते हैं कि वो आता है ना, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा कहलाता, है ना, तो यूं ही नहीं मैं जो है वो मास्टर कहलाता। ठीक है, तो अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, धाराएं जो मैंने पढ़ा दी हैं मैं अभी पूछने वाला हूं आप लोगों से। ओके, सेशन को एक बार आप लोग जरूर लाइक कर दिए। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार लाइक कीजिए। आप लोग जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कह रहा हूं कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। चलिए बड़े आगे, तैयार है? पूछो सर। ठीक है, अभी पूछते हैं आप लोगों से। चलिए, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग कर दिया है लाइक? ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखिए, धारा 10 की हम लोग बात करते हैं। वार्डों की अवधारणा, मतलब वार्ड में विभाजन कर दिया है। ओके, कर दिया है तुमने विभाजन। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे हम लोग करेंगे कि प्रत्येक नगर पालिका का निर्वाचन हेतु विभाजन किया गया है। वेरी गुड। प्रत्येक नगर पालिका वार्ड की सीमा निर्धारण, ओके, वार्ड की सीमा का निर्धारण होगा, मतलब क्या होगा? परिसीमन होगा। SC ST OBC महिलाओं के लिए सीटों का निर्धारण होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए निश्चित वार्ड संख्या की जाएगी। वार्डों की संख्याकन उत्तर पश्चिम कोण से किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्डों का जो संख्यांकन है उत्तर पश्चिमी कोण से किया जाएगा। सभी वार्ड भौगोलिक रूप से व्यवस्थित होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक रूप से मतलब क्या कह रहा है? ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफी वो कहना चाह रहा है कि वहां पर आप लोग जनसंख्या को देख लीजिए, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, जलवायु वगैरह, हर चीज को है आधार बनाकर आप उसका विभाजन कीजिए। वेरी गुड, ठीक है। तो वार्डों की अवधारणा के अंदर ये तमाम चीजें जो है वो काउंट हो जाएंगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, महिला उम्मीदवारों के लिए निश्चित वार्ड संख्या रखी जाती है। वार्डों का संख्यांकन उत्तर पश्चिमी कोण से होना चाहिए। ओके, फिर देखिए उपधारा 4 क्या कहती है? आरक्षित सीटों के संबंध में आरोप दाखिल करने की समय सीमा 7 दिन निर्धारित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हुआ था? मैं कल आप लोगों का एक सेशन लेने वाला हूं, मुझे बताइएगा वो सेशन आपका कितने काम का है। कल मैं आप लोगों का एक सेशन लेने वाला हूं 2022 और 2023 के अंदर, 2022 और 2023 के अंदर नगर पालिका अधिनियम में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी संशोधन हुए हैं, चाहे हम लोग धारा 39 की बात करें, चाहे हम लोग धारा 238 की बात करें, चाहे हम लोग धारा 117 की बात करें, मतलब कम से कम आप मान के चलिए 10 संशोधन मैं आप लोगों को गिना दूंगा, 10 धाराओं के अंदर अलग अलग। कल मैं आप लोगों का एक सेशन लेने वाला हूं जिसमें 2022 और 2023 के जितने भी संशोधन हुए हैं उनको हम लोग कल कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, ठीक है। अब जितनी मान लीजिए कि SC की सीट आरक्षित है, ST की सीट आरक्षित है, महिला की सीट आरक्षित है। अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है कि जो उम्मीदवार है वो SC का है कि नहीं है, ST का है कि नहीं है, महिला जो है वो महिला नहीं है, वो तो कोई और ही है,
ऐसा कोई भी आपको आरोप होता है या फिर कोई अलग ही कोई आपका आरोप है, 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी याचिका जो है आरोप दाखिल कर सकते हैं। आरोप पर संज्ञान राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा, वह निर्णय अंतिम होगा। जो भी आरोप होगा उस पर कौन करेगा, राज्य सरकार जो है निर्णय लेगी। ये 7 दिन की टाइम लिमिट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ओके वीरा सिंह कह रहे हैं कि बहुत काम का है सर। बिल्कुल 2022 से और 2023 तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं सारे हम लोग कल कंप्लीट करने वाले हैं। धारा नंबर 11 देखिए, नगर पालिका के लिए निर्वाचन। नगर पालिका के लिए निर्वाचन, अब देखिए कैसे होगा। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन करवाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है, निर्वाचन नामावली तैयार करना, संचालन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना। ओके, समझ रहे हैं आप लोग। निर्वाचन नामावली तैयार करना पहली बात, दूसरी बात संचालन करवाना, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। फिर लिखा हुआ है निर्वाचन के लिए कुछ शर्तें हैं। अवधि समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन हो जाना चाहिए। किसकी अवधि, नगर पालिका की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही निर्वाचन हो जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर लिखा हुआ है विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि में निर्वाचन भी हो जाना चाहिए। अब वो ये भी कह रहा है कि जो विघटन हुआ है उस विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर अंदर जो है आप लोग इलेक्शन करवा लीजिए। तो ये 6 माह की डेट जो है वो आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। बोलिए ठीक है इतना, ओके। फिर देखिए क्या कह रहा है, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर निर्वाचन की तारीख निर्धारण कर सकेगी। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर निर्वाचन की तारीख का निर्धारण कर सकेगी। अब देखिए निर्वाचन की तारीख का निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार। किसकी सिफारिश पर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। बोलिए अजय कुमार, अनुपम श्रीकांत, सोहन करवा, अनुराधा शर्मा, बोलिए ठीक है। सर अदर स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है क्या, नहीं नहीं हो सकता, अदर स्टेट में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। निर्वाचन की तारीख का निर्धारण राज्य सरकार। आगे देखिए नगर पालिका राजस्थान नगर, देखिए नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार गठित होनी चाहिए। अच्छा, कह रहा है कि नगर पालिका जो है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार ही गठित होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राज्य सरकार निर्वाचन हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। तो उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, उपधाराएं आपको याद नहीं करनी है ना, याद नहीं करनी है, लेकिन किसी भी एक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। उपधारा आप लोग को याद नहीं करनी, लेकिन इनके अंदर की बात याद कर लीजिए। निर्वाचन की तारीख का निर्धारण राज्य सरकार, ठीक है। जो भी नई नगर पालिका गठित होगी वो अधिनियम 2009 के तहत गठित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राज्य सरकार निर्वाचन हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। आगे देखिए, यदि किसी नगर पालिका की अवधि विघटन के पश्चात 6 माह की शेष है तो चुनाव करवाए जाने आवश्यक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलिए क्लियर है ये बात क्लियर है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर 5 वर्ष की जो कुल अवधि है उसमें से 4 वर्ष और 6 माह तक अगर किसी नगर पालिका ने काम कर लिया है तो केवल 6 ही माह की अवधि बाकी है, तो फिर विघटन के पश्चात जो है अब चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, अब तो विधानसभा के साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखिए धारा 12। बोले यहां तक क्लियर है, कुछ पूछना है तो बताइए। यहां तक क्लियर है, कुछ पूछना है तो बताइए। देखिए सेशन आज का काफी इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन में से मेरा यह मानना है कि बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके आने वाले हैं। बोले क्लियर है। जय श्री राम, अनुराधा शर्मा, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, ओके, बहुत अच्छा, समझ आ रहा है आप लोगों को। कंफर्म कंफर्म, ठीक है, ओके। अजय कुमार, ठीक है। आगे देखिए धारा 12 देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। कृत्य मतलब कार्य, कृत्य मतलब कार्य, ओके, कार्य है, वर्क्स। प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशन, डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब सौंपना, ठीक है। जैसे ऑफिस में कई बार कहते हैं आज मैं कोनाऊला मारी जगह तू काम कर लीजिए, यही कहते हैं भाई, आज मैं कोनाऊला मारी जगह तू काम कर लीजिए, यही कहते हैं। तो फिर क्या होता है, उसको कार्य सौंप दिया है, ठीक है। चलिए, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यों का प्रत्यायोजन किसको करते हैं, उप निर्वाचन आयुक्त को। उप निर्वाचन आयुक्त की अनुपस्थिति में सचिव को, सेक्रेटरी को करते हैं। देखिए कितना सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यों का प्रत्यायोजन उप निर्वाचन आयुक्त को करते हैं
और इनकी अनुपस्थिति में सचिव को कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए धारा 13। धारा 13 क्या कहती है? प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तो तैयार कौन करेगा? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ठीक है, राज्य सरकार की सलाह पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए तैयार कौन करेगा निर्वाचक नामावली? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ये जो व्यक्ति है इसको राज्य सरकार की सलाह पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नामित किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक या एक से अधिक हो सकता है। अब देखिए ये जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है इसकी सहायता के लिए 2 या 2 से अधिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है, इनको कौन अपॉइंट करेगा? राज्य सरकार की सलाह पर राज्य निर्वाचन आयोग नामित करेगा। ठीक है, आगे देखिए इसकी उपधारा 4 क्या कहती है? प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अधीन जो है कार्य पालन करने में सक्षम होगा। मतलब जितने भी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं जो कि निर्वाचक नामावली को तैयार कर रहे हैं, राज्य सरकार की सलाह पर उनको अपॉइंट किया गया है, अब उनके लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं और वो क्या करेंगे? उन्हीं के अधीन कार्य करेंगे। आगे देखिए नामावली में नाम दर्ज करवाने की योग्यता आखिरकार क्या है? कोई भी निर्वाचन नामावली है उसमें आप अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। निर्वाचक नामावली में मतलब वोट देने वाली, आप वोट देने जाएंगे मतलब अंगुली पर जो है, अंगुली पर सिल्वर नाइट्रेट की, अंगुली पर जो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है उसकी शाही लगवाने जाएंगे, है ना। तो 18 वर्ष से अधिक आयु आपकी होनी चाहिए और उस वार्ड का निवासी आपको होना चाहिए। यह नामावली में नाम दर्ज करवाने की योग्यता है। आप अयोग्य हो सकते हैं कब? वार्ड में अगर आप कोई कब्जा धारक हैं या फिर वहां पे किराएदार के तौर पर रह रहे हैं। किराएदार का मीन्स है अगर आप उसी वार्ड के किराएदार हैं तब तो कोई परेशानी नहीं है, मतलब रहने वाले तो उसी के ही हैं। हो सकता है कई बार होता है कि घर छोटा पड़ रहा है तो कि अपनी कॉलोनी के अंदर दूसरी जगह जो है वो मकान ले लिया है। ठीक है, अगर उसी वार्ड के अंदर किराएदार है तो ठीक बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे वार्ड का है तो फिर किराएदार जो है वो अयोग्य हो जाएगा। कब्जा धारक, अब ये कैसे पता लगेगा कब्जा धारक है वो? कोर्ट जो है वो कई बार इसको जबरदस्ती जबरन जो है किसी प्लॉट के लिए अनाउंस कर देते हैं कि यार इसने कब्जा कर रखा है। फिर देखिए कोई मानसिक रोगी है, छात्रावास में रहने वाला है, ये तमाम मतलब उस वार्ड का नहीं है तो वो वार्ड का निवासी तब तो ठीक है, वार्ड का नहीं है तो फिर अयोग्य हो जाएगा। लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह प्रश्न उठता है कि वह कहां का निवासी है तो इसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान रखना। वो एग्जाम में देगा कि जिला मजिस्ट्रेट है ना, हाई कोर्ट, इस तरीके से। तो जब भी किसी व्यक्ति के बारे में यह प्रश्न उठता है कि वो कहां का रहने वाला है तो फिर राज्य सरकार इस चीज को डिसाइड करेगी। ठीक है, ओके, बोलिए। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन करने का हकदार नहीं होता है। एक व्यक्ति एक ही वार्ड में अपने आप को पंजीकृत करा सकता है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने का अधिकार नहीं होगा। मतलब पहली बात तो यह सुन लीजिए आप लोग, आप एक से अधिक वार्ड में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे। ठीक है, ओके, नहीं करवाया, लेकिन आप उसी वार्ड के अंदर ही अपना एक से अधिक बार नाम भी दर्ज नहीं करवाएंगे। पता लगा एक ही वार्ड से 3-4 वोटर आईडी आपके पास में है ना। ऐसा भी नहीं करना है। एक ही वार्ड में एक बार से अधिक नाम दर्ज नहीं करवाएंगे, और ठीक है, और एक से अधिक वार्ड के अंदर भी नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, धारा 13 के प्रयोजन के लिए अर्हता की तारीख जनवरी का पहला दिवस अभिप्रेरित है। अब देखिए ये जो जनवरी की तारीख जो निर्धारित की गई है ये आयु के लिए है, बेसिकली आयु के लिए। आयु कैसे? जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो अब इसकी गिनती कहां से करें? समझ आया ना। मान लीजिए आप जो है पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर आपको 21 वर्ष की आयु कंप्लीट करनी है, या फिर आप निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, तो फिर ये जो आयु है इसकी कैलकुलेशन कहां से होगी? यहां से होगी, जनवरी का पहला दिवस, मतलब 1 जनवरी से। ओके, कब से होती है? 1 जनवरी से वो कैलकुलेशन की जाती है। बोलो, क्लियर है? सर थोड़ा फास्ट चलने दो, ज्यादा तेज चल के करना ही क्या है जिंदगी के अंदर, बताइए। जब तेज चलने से चीजें पीछे छूट जाएं इसका मतलब है कि धीरे चलिए, है ना। ठीक है, जब मुझे जल्दी नहीं है तो आपको किस बात की जल्दी है? आपसे जल्दी तो मुझे होनी चाहिए। आपसे ज्यादा समय, आपसे जो है आपसे कम समय मेरे पास में है, मेरे ज्यादा समय आप लोगों के पास में है। जब मुझे जल्दी नहीं तो आपकी किस बात की जल्दी है, ये बताइए। हाँ, लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं चलिए खैर कोई बात नहीं, ओके ओके, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए धारा 14 देखिए, नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अयोग्यताएं। पहली बात, वह भारत का अगर नागरिक नहीं है तो निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अयोग्य हो जाएगा। न्यायालय द्वारा घोषित विकृत चित्त है तो भी अयोग्य हो जाएगा। भ्रष्ट आचरण या आपराधिक प्रवृत्ति है तो भी क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। रजिस्ट्रीकरण के पश्चात कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है तो उसका नाम नामावली से काट दिया जाएगा। बोलिए, नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अयोग्यताएं मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। भारत का नागरिक नहीं हो, न्यायालय के द्वारा विकृत हो, भ्रष्ट आचरण या आपराधिक प्रवृत्ति का हो। तो अब देखिए, जब हम लोग धारा 39 को पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको धारा 39 में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वहां पर धारा 14 को याद रखना, 14 को भी और 21 को भी, क्योंकि अहर्ताएं हैं इसके अंदर। ठीक है, रिसेंटली अभी जो है वो अमेंडमेंट हुआ है धारा 39 के अंदर। ठीक है, तो रजिस्ट्रीकरण के पश्चात कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है तो उसका नाम नामावली से काट दिया जाएगा। धारा 15 देखिए, मिथ्या घोषणा करता है। गलत अगर घोषणा करता है तो क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के संबंध में लिखित में मिथ्या घोषणा करता है तो 1 वर्ष से कम जो है उसको सजा मिलेगी। ध्यान रखना, अधिकतम 1 वर्ष की है, 1 वर्ष से कम की सजा मिलेगी। जुर्माना है 2000 से अधिक व 5000 से कम अथवा दोनों। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, यह क्वेश्चन आ सकता है यहां से, जहां पर भी आप लोगों को जुर्माना और सजा का प्रावधान है वो आप लोगों को जरूर याद करना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो जब भी कोई आप मिथ्या घोषणा करेंगे तो 1 वर्ष से कम की सजा दी जाएगी, 2000 से 5000 का जुर्माना अथवा दोनों इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, धारा 16 देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कौन करेगा, राज्य सरकार की सलाह से राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो नियुक्त करेगा। कार्य अधीक्षण, क्या कार्य होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, अधीक्षण करना, मतलब सुपरविजन करना। हेड होता है वो, निर्वाचक नामावली तैयार कराना, है ना, निर्वाचक नामावली तैयार कराना, समझ रहे हैं आप लोग। फिर देखिए संचालन, अभी हमने क्या देखा, जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी था वो निर्वाचन नामावली तैयार कर रहा था, लेकिन उसको तैयार करवा कौन रहा है, ये करवा रहा है, इंस्ट्रक्शन देने वाला व्यक्ति है ये। ओके, फिर देखिए, ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्य का प्रयोग करेगा जिनका राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश देगा। अब आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि निर्वाचक नामावली को तैयार कौन करता है, तो पहले ऑप्शन में राज्य निर्वाचन आयोग, अगर ये नहीं है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ये भी नहीं है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखिए, धारा 17 जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी देखिए, नियुक्त कौन करता है, राज्य सरकार की सलाह से राज्य निर्वाचन आयोग इनको नियुक्त करता है। 2 या 2 से अधिक जिलों के लिए 1 जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकता है। यहां पर आप लोग एक लाइन और ऐड कर लेना, यहां पर आप लोग एक लाइन और ऐड कर लेना, एक जिले में 1 से अधिक, एक जिले में 1 से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं। 1 से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं, निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं, इसको आप लोग याद कर लेना। ओके, वेरी गुड। आगे देखिए, क्या कार्य होगा इसका, नगर पालिका में निर्वाचन का संचालन, समन्वय और पर्यवेक्षण। ठीक है, ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्य का प्रयोग करेगा जिनका राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य नगर पालिका अधिकारी निर्देश देगा। वेरी गुड। तो जिला निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख कहां पर है, धारा 17 के अंदर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी धारा 16 के अंदर। ठीक है, चलिए बोले क्लियर है यहां तक क्लियर है। धाराओं को आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजते रहिए। धाराओं को, एक जिले में 1 से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर जरूरत पड़े तो। मुकेश भैया वेरी गुड। जितनी भी धाराएं मैंने पढ़ाई हैं उनको आप लोग याद करते चलिए। धारा 18 और कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहो। ठीक है, कर्मचारियों की उपलब्धता, ठीक है, किसके द्वारा, अब देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कर्मचारी की उपलब्धता करवाई जाएगी। किसको करवाई जाएगी, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को। देखिए, जब भी मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं या पढ़ाया है, उसका पढ़ने का तरीका होता है अपने आप के अंदर, आप रेगुलर पढ़िए। धारा 18 में लिखा हुआ है कर्मचारियों की उपलब्धता किसके द्वारा करवाई जाएगी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। किसको करवाई जाएगी, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को। बस इतना से याद रखना है शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, इन कर्मचारियों का कार्य निर्वाचक नामावली तैयार करना और पुनरीक्षण करना है, मतलब रिव्यू करना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भी कर्मचारीगण उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है, बेसिकली वो पर्यवेक्षण का काम करता है, देखरेख करता है। ठीक है, ओके। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है, जैसे आपकी वार्ड में भी एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा,
है ना। वो क्या करेगा कि आपके नामावली को देखेगा, सही है कि गलत है ना। हो सकता है कि एक के लिए 2 वोटर आईडी इशू हो गए हैं, कुछ भी गलत है तो वो देखेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक क्लियर है आप लोगों को, बोलिए, ठीक है। धारा 19 देखिए, अब धारा 19 देखिए, अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना। अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर मतलब डेपुटेशन पर समझा जाता है, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों के पिताजी, आपके चाचा जी या आपके परिवार में से कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी होगा, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उनकी ड्यूटी वहां पर लगा देते हैं। तो ड्यूटी लगा देते हैं तो उनको क्या समझा जाता है, लोक सेवक समझा जाता है, ठीक है। लोक सेवक हम लोग समझते हैं, उनको प्रतिनियुक्ति पर वहां पर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाता है। आगे देखिए धारा 20, कर्तव्य भंग की स्थिति क्या होती है, कर्तव्य भंग की स्थिति, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, किशन जांगिड, जय हिंद, राज RSOP, अनुपम श्रीकांत, ओके, ठीक है, राधुलाल, कोई बात नहीं राधुलाल, मैंने क्लास आज जल्दी इसलिए शुरू की क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी थी, क्योंकि फिर ज़्यादा नाइट हो जाती, लेट हो जाते, इसलिए हम लोग। भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं। आज की क्लास में से मान के चलना 8 प्रश्न आपको इस EORO के एग्जाम में मिलने वाले हैं, और मैं कह रहा हूं आप लोगों को, एग्जाम में पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। इस राज्य के 4 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और देखें तो 1 लाख विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उनमें से रिजल्ट कौन देगा, जो पढ़ेगा और एग्जाम में जाके आउटपुट देगा। पढ़ते सबको ही हैं, एग्जाम में जाके आउटपुट, और एग्जाम में आउटपुट हमेशा कंसाइज मटेरियल से निकलता है, समझ रहे हैं आप लोग। इसीलिए जो मेंस के एग्जाम बड़े बड़े होते हैं उनके लिए की नोट्स तैयार किए जाते हैं ताकि एग्जाम में जाके आउटपुट दे सकें। पढ़ना नहीं है, पढ़ सब रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमको आउटपुट देना है एग्जाम में जाके। ओके, यहां पर देखिए, ठीक है, देखिए कर्तव्य भंग की स्थिति, अधिकारी या कोई कर्मचारी कर्तव्य भंग करने की स्थिति में सजा हो सकती है 3 माह से 2 वर्ष तक, जुर्माना हो सकता है 1000 से 2000 तक, ये आ सकता है एग्जाम में। जहां पर सजा और जुर्माना दोनों लिखे हुए हैं वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उपधारा 2 देखिए, नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी, यह समस्त कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग या अन्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर ही हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो जो भी कोई अधिकारी या कर्मचारी कर्तव्य भंग करेगा, जो उसको काम दिया गया है वो नहीं करेगा, तो फिर 3 माह से 2 वर्ष की सजा और 1000 से 2000 का जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। यह समस्त कार्रवाई या राज्य निर्वाचन आयोग या अन्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर ही हो सकता है। धारा 21A देखिए, धारा 21 डिलीट हो गई गलती से, एक जो है अब टच स्क्रीन में यही दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, धारा 21 को आप लोग वैसे पढ़ लीजिए, धारा 21 को मैं पढ़ा देता हूं। धारा 21 जो है वो क्या करता है, निर्वाचन के लिए अहर्ताएं। धारा 21 और 21A में क्या फर्क है, वहां पर लिखा हुआ है निर्वाचन के लिए अहर्ताएं और यहां पे लिखी हुई विशेष शर्ताएं। बस वहां पे याद रखिए न्यूनतम आयु का जिक्र किया गया है और वो है 21 वर्ष, ठीक है। न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है। यहां पे लिखा हुआ है 21A के अंदर निर्वाचन के लिए विशेष अहर्ता। निर्वाचन के लिए विशेष अहर्ता क्या है, अधिकतम उम्र 35 वर्ष होती है। अधिकतम उम्र कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। लेकिन अब आप लोग ये कहेंगे, ठीक है, अब आप लोग ये कहेंगे सर 35 वर्ष तो जो है हमने देखा कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं पार्षद, तो ये जो 35 वर्ष की अधिकतम उम्र है ये सभी के लिए नहीं है, कुछ जो है जो कुछ वार्ड है उनके लिए ही है, ठीक है, सबके लिए नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल 21 में क्या है, निर्वाचन के लिए अहर्ताएं हैं, बस यहां पे क्या है, विशेष अहर्ताएं। अभी क्या हुआ कि टच स्क्रीन तो है ही, ये डिलीट वाला बटन यहां से मेरे से दब गया और वो डिलीट हो गई, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए धारा 22 देखिए, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध होता है। एक से अधिक वार्ड के लिए आप निर्वाचन नहीं लड़ सकते हैं, एक से अधिक वार्ड के लिए नामांकन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर किया है तो अंतिम तारीख में दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं तो सभी स्थानों से उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब अगर नाम ले लो तब तो ठीक है, नहीं लेंगे तो ऐसे नहीं कि एक स्थान पर छोड़ देंगे, पूरा का पूरा ही समाप्त कर देंगे, बोला घर पे जाइए, आप लोग घर पे जाके रेस्ट कीजिए, ठीक है, ओके। तो थारर मैं महर है ना। धारा 23 देखिए, चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध। चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कब, निर्वाचन की प्रारंभ तारीख से, निर्वाचन की प्रारंभ तारीख से निर्वाचन समाप्ति तक कोई प्रचार नहीं होगा, ठीक है।
निर्वाचन की प्रारंभ तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक कोई जो है प्रचार नहीं होगा। अगर किया मतलब कानून तोड़ने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना है, 6 वर्ष तक की सदस्य बनने पर रोक है। 6 वर्ष तक आप सदस्य जो है वो नहीं बन सकते हैं। ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप लोग चुनाव प्रचार करते हैं प्रतिबंध होने के बावजूद भी, तो फिर 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 वर्ष तक आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, निर्वाचन संबंधी निर्भरता को हटाने तथा निर्भरता कालावधि को कम करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। यह क्वेश्चन बन सकता है, यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है। ये एक एमसीक्यू जो है फॉर्मेट में आ सकता है। निर्वाचन संबंधी निर्भरता, कोई भी निर्भरता है उसको हटाना है, ऐड करना है, कालावधि को कम करना है। मान लीजिए कोई भी कालावधि 6 वर्ष की सजा दी गई है, उसको कम करना है, सजा मतलब बाहर किया गया है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इसमें शक्ति निहित होती है कि उसके बारे में वो डिसीजन ले सकता है। वेरी गुड। आगे देखिए धारा 24 सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं चुने जाने के पश्चात की बात कर रहा है। साधारण, देखिए अभी आप लोगों ने धारा 21 देखी और धारा 24 में क्या फर्क है। वो तो क्या था, इलेक्शन से पहले की बात है। अब कह रहा है कि चुने जाने के बाद क्या कंडीशन होगी वो देखो। अब देखिए, अगर आप, जैसे आपने अतीक अहमद का केस सुना कि नहीं सुना, अतीक अहमद का केस सुना कि नहीं सुना, यूपी वाला। वो व्यक्ति, इतना करप्ट व्यक्ति जो कि 5 बार एमएलए रह चुका है, 2 से 3 बार सांसद रह चुका है। अब सोचिए संसद के अंदर अतीक अहमद जैसे यूपी के गैंगस्टर पहुंच जाएंगे तो कैसा कानून बनाएंगे, सोच के देखिए। तो चुने जाने के पश्चात भी उसकी सदस्यता निर्भर जो है उनकी, उसको बाहर कर सकते हैं। तो उसके लिए ही धारा जो है ये बनाया गया है। ठीक है, सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अक्षमता का दोषी करार दिया गया हो तो 6 माह या इससे अधिक की सजा दी गई हो। समझ रहे हैं आप लोग। तो चुने जाने के पश्चात भी इसको बाहर कर सकते हैं। वह खाद्य, जैसे अब राहुल गांधी का एग्जाम्पल देख लीजिए, राहुल गांधी का एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या है, राहुल गांधी चुने गए थे लेकिन उनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि 2 साल की सजा हो गई। अगर राहुल गांधी को 1 वर्ष और 364 दिन की भी सजा होती तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे, लेकिन 2 साल की सजा उनको दी गई। ठीक है, इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गए, उसके बारे में बात है। वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन दोषी ठहराया गया हो, वह किसी प्राधिकारी सेवा से हटाया गया हो, ऐसा व्यवसायी रहा हो जिसके व्यवसाय पर रोक लगा दी गई हो, कोई लाभ का पद धारण करता हो, दिवालिया घोषित हो, 2 से अधिक संतानें हो, 2 से अधिक वर्षों तक नगर पालिका धन बकाया हो, उसने धारा 245 के तहत सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया हो या फिर दोषी ठहराया गया हो। चुने जाने के पश्चात अगर ये तमाम अयोग्यताएं उसमें होती हैं, अगर राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा पाता है तो फिर उसको हटा सकता है कि भाई तू तेरे और मैं मेरे, ठीक है, रेस्ट करो आराम से घर पे जाके। यदि वह केंद्रीय, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई वैतनिक नियुक्ति धारण करता है, मतलब एडिशनल कोई लाभ का पद है, नगर पालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो, निर्भरता व्यक्ति के कारावास से मुक्त होने की तारीख 6 वर्ष पश्चात प्रवर्त नहीं रहेगी। समझ रहे आप लोग, यही क्या लिखा है, जो भी निर्भरता है, निर्भरता व्यक्ति के कारावास से मुक्त होने की तारीख, ठीक है, उससे 6 वर्ष पश्चात प्रवर्त नहीं रहेगी। मतलब अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 6 वर्ष के बाद जो है उसको बोल देंगे कि ठीक है अब तो इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, ऐसे समाचार पत्रों में हितधारक हो जिनमें नगर पालिका संबंधी विज्ञापन सम्मिलित हो। ठीक है, ऐसे समाचार पत्र में, मतलब समाचार पत्र जैसे मान लीजिए राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, उसके अंदर जो है वो आप लोग क्या रखते हैं, कंट्रीब्यूशन रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए धारा 25 देखिए, मतदान का अधिकार। धारा 25 देखिए, मतदान का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति जो उस वार्ड की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करवा चुका हो, ठीक है, उसको मतदान का अधिकार होता है। फिर धारा 14 के तहत निर्भर व्यक्ति किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा। धारा 14 के तहत जो भी डिस्क्वालीफाई व्यक्ति है उसको किसी भी वार्ड में मत देने का अधिकार नहीं है। 1 से अधिक वार्डों में मत नहीं दे सकता है, यदि देता है तो मत शून्य माने जाएंगे। अब शून्य होना रद्द होना बात बराबर है। शून्य होना, एक विद्यार्थी ने शायद कल ही पूछा था कि सर ये शून्य होना रद्द होना क्या होता है, एक ही बात है। ठीक है ना, एक ही बात है। ओके, हाँ कई बार लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ओके, याद हो जाएगा। धारा 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति जो उस वार्ड की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करवा चुका हो वही मतदान का अधिकारी है। ठीक है, धारा 14 के तहत कोई डिस्क्वालीफाइड निर्भर व्यक्ति है तो वो नहीं दे पाएगा। 1 से अधिक वार्ड में मत जो है नहीं दे पाएगा, यदि देता है तो जो है उसके मत शून्य माने जाएंगे। फिर देखिए, एक ही वार्ड में 1 से अधिक बार भी मत नहीं दे सकता है। यदि वह पुलिस की अभिरक्षा में है तो मत नहीं दे पाएगा, है ना, पुलिस की अभिरक्षा में तो मत नहीं दे पाएगा।
लेकिन क्या होता है कि पुलिस की अभिरक्षा में है तो इलेक्शंस में खड़े जाते हैं। पता है आप लोगों को, अतीक अहमद जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जेल में था लेकिन फिर भी इलेक्शन में खड़ा हो गया और जीत गया था एक बार। तो बोलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, धारा 26 देखिए, निर्वाचन में मत देने का नियम क्या है। निर्वाचन में मत देने का नियम क्या है। सबसे पहले मत पत्र के माध्यम से स्वीकार होगा। मत पत्र है ना, जो बैलेट बॉक्स होता है उसके तहत स्वीकार होगा। प्रत्येक निर्वाचक का एक मत होगा। यदि वह 2 या 2 से अधिक मत देता है तो सभी मत शून्य माने जाएंगे। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के तहत मतदान मशीन से मत करवाए जा सकते हैं। अगर चाहें तो जो आपके पास में ईवीएम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उससे भी आप करवा सकते हैं मत। ठीक है, चलिए फिर देखिए धारा 27 देखिए, आकस्मिक रिक्ति किस प्रकार भरी जाएगी। आकस्मिक रिक्ति होगी कैसे, पहले वो समझिए। मान लीजिए टैल गया है ऊपर, टाटा बाय बाय हो गया है, आकस्मिक रिक्ति हो गई है। ठीक है, दिल का दौरा पड़ गया है, फिर भी टाटा बाय बाय, चलिए सीट खाली हुई। ठीक है, और मान लीजिए कहीं चला गया है, बीमार पड़ गया है, बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आकस्मिक रिक्ति हो गई है। अब उसको किस प्रकार भरा जाएगा, तो उसके द्वारा मतलब उपचुनाव के द्वारा उसको भरा जाएगा। समय क्या होगा, यथाशीघ्र, एज सून एज पॉसिबल उस सीट को भरा जाएगा। SC ST OBC महिला की सीट पर उसी वर्ग के व्यक्ति की सीट भरी जाएगी। यदि आकस्मिक रिक्ति होती है तो सामान्य निर्वाचन में 6 माह से कम का समय बचा है, निर्वाचन नहीं करवाया जाएगा। समझ गए आप लोग। अगर मान लीजिए आकस्मिक रिक्ति हो गई है और 6 माह से कम में जो सामान्य निर्वाचन मतलब विधानसभा का निर्वाचन बाकी है, तो भी जो है वो क्या नहीं करवाया जाएगा, अब इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। तो देखिए उपचुनाव हमेशा यथाशीघ्र करवाए जाते हैं, जबकि सामान्य निर्वाचन 6 माह की अवधि के अंदर करवाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार भरते हैं हम लोग, उपचुनाव के माध्यम से उसको भरते हैं। अब देखिए निर्वाचन अपराध क्या होता है, धारा 28, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसके ऊपर लागू होगा, है ना। अभी जो राहुल गांधी के ऊपर लागू हुआ है वो बेसिकली यही तो लागू हुआ है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। बोलिए वीरा सिंह। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए मिथ्या सूचना देता है, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, पीपल रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है 1951 का, इसको 2013 के अंदर अमेंड किया गया था। संशोधन जो है ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति मिथ्या सूचना देता है, कोई सूचना छिपाता है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा। अगर मान लीजिए कोई मिथ्या सूचना देता है, कोई सूचना छिपाता है, तो उसको 6 महीने की क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है या जुर्माना भी उसके ऊपर लग सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है। 2 मिनट के मैं रुकूंगा, बताइए। सर आज तो आप कूल वे में पढ़ा रहे हो। चलिए, नहीं कूल वे में पढ़ाते हैं, वो तो क्या है कि अब ऑफलाइन के अंदर थोड़ा सा बच्चों को क्या है कंट्रोल करने की आदत पड़ी हुई है, तो वही आपको कई बार ऑनलाइन में दिखाई देती है। बोलिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अनुराधा शर्मा, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए। धारा 39 देखिए, भ्रष्ट आचरण क्या कहता है। रिश्वत ली हो तो भ्रष्ट कहलाएंगे आप। रिश्वत लेना मत, कहीं ईओ बनने के बाद बोला ठीक है ऊपर कमाई बढ़िया है ना। आर्थिक प्रलोभन के आधार पर अन्य अभिकर्ता मतलब एजेंट, अभिकर्ता मतलब एजेंट के कार्य में बाधा डालना, या कोई कर्मचारी है किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय और भाषा, 5 चीज याद कर लीजिए, धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुता की भावना को प्रोत्साहन देता है तो भी भ्रष्टाचरण हो जाएगा। दूसरे काम में बाधा डालता है तो भी भ्रष्टाचरण हो जाएगा। सती प्रथा को बढ़ावा देता है तो भी भ्रष्टाचरण हो जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत। किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर मत देने से रोकना या मत प्रणाली में अलग रखना भी भ्रष्ट आचरण के तहत ही गिना जाता है। ठीक है, ओके, भ्रष्ट आचरण के तहत ही क्या गिना जाता है, उसको गिना जाएगा। तो भ्रष्ट आचरण क्या क्या कहलाएगा, यहां पे सती प्रथा को आप लोग जरूर याद कर लेना। ठीक है, आगे देखिए धारा 30, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता। निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता किसी भी सिविल न्यायालय को वार्डों के परिसीमन, वार्डों के स्थान आवंटन, निर्वाचक नामावली की तैयार या निर्वाचन के संचालन से संबंधित किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने व उस पर
न्याय निर्णय का अधिकार नहीं है किसी भी नगरपालिका के। अच्छा, जो है किसी भी नगरपालिका के न्याय निर्णय का अधिकार नहीं है। देखिए, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता क्या है? किसी भी सिविल न्यायालय को वार्डों के परिसीमन, वार्डों के स्थान आवंटन, निर्वाचन नामावली तैयार करने, निर्वाचन के संचालन संबंधी किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने, उस पर न्याय निर्णय का अधिकार नहीं है। ठीक है, ओके। किसी निर्वाचन को इस अधिनियम के तहत ही प्रश्नगत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अगर चैलेंज करना है कोर्ट के अंदर, तो आप राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत ही जो है वो क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, निर्वाचन याचिका। ठीक है, निर्वाचन याचिका धारा 31, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति के निर्वाचन के पश्चात 1 माह के भीतर, देखिए पहली बात तो कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर 1 माह और 30 दिन में अंतर है क्या? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। 1 माह और 30 दिन में क्या डिफरेंस है क्या? देखिए, पहली बात तो ये समझिए, एक मैं आपको एक यूपीएससी वाला एस्पेक्ट समझा देता हूं। वहां पर कोई इसके अलग जो है डिफरेंसेस नहीं है। 1 माह 30 दिन इक्विवेलेंट माना जाता है। कोई रेयर कंडीशन होती है वहां पे हम लोग अलग अलग मानते हैं। यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर 1 माह लिखा है तो आप लोग 1 माह ही उसको ठीक समझिए, क्योंकि राजस्थान के आप लोग जानते हैं वहां पर वो तो एक छोटी छोटी बात के लिए गलती करेगा। तो 30 दिन लिखा हुआ है तो 30 दिन समझिए, 1 माह लिखा तो 1 माह ही है ना। ओके, निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष, तो निर्वाचन याचिका कहां जाएगी? जिला न्यायाधीश समक्ष जाएगी। तो धारा 31 में क्या है? निर्वाचन याचिका है। अब देखिए, निर्वाचन याचिका का आधार क्या होगा, मतलब किस आधार पर निर्वाचन याचिका लगाई जाती है? उम्मीदवार ने 1 से अधिक स्थान पर आवेदन किया हो तो निर्वाचन याचिका लग जाएगी। भ्रष्ट आचरण के आधार पर याचिका लग सकती है। नामांकन का अनुचित रूप से खारिज करना तो भी याचिका लग सकती है। मतलब नामांकन मतलब आपने जो है नामांकन दाखिल किया है, उसको खारिज कर दिया है। आप बोलेंगे यार क्यों खारिज कर दिया? मैं तो इलेक्शन लड़ने जा रहा था, जबरदस्ती खारिज कर दिया है, मैं याचिका लगाऊंगा। बोला कैसे लगाएगा? धारा 31 में लिखा हुआ है, करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, वैसे निर्वाचन के परिणाम में विसंगति है, रिजल्ट के अंदर भाई वोट सब बिक गए हैं इस तरीके से, तो आपकी कोई परेशानी है तो आप याचिका लगाइए। ठीक है, जिला न्यायाधीश के पास में। निर्वाचन याचिका की सुनवाई में जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रियाओं व शक्ति का अनुसरण करेगा जो अधिनियम के अधीन हो। मतलब जिला न्यायाधीश भी इस बात का ध्यान रखेगा, जिला न्यायाधीश भी इस बात का ध्यान रखेगा कि कोई भी वो सुनवाई करेगा तो वो नगर पालिका अधिनियम के तहत ही करेगा। ठीक है, चलिए, जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें क्या है? जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें क्या कहना चाह रहा है वो सुनिए। जिला न्यायाधीश, अब देखिए, जब आपको परेशानी हुई थी तो आपने धारा 31 के तहत याचिका लगा दी और वहां से जिला न्यायाधीश ने जो है वो अपना निर्णय सुना दिया कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुई है, रिजल्ट बिल्कुल फेयर है, निश्चिंत रहो। लेकिन आपके मन में खुटक है, क्योंकि वो जब तक वो खुजली शांत नहीं होगी ना तब तक आप जो है क्या करेंगे? खुजाते रहेंगे। तो जिला न्यायाधीश ने जो आदेश दिया है उसके खिलाफ भी आप लोग अपील कर सकते हैं। देखिए, जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के सभी आदेश नियमों के अधीन होंगे। अपील का समय 30 दिन के भीतर होगा। उच्च न्यायालय 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि इसका पर्याप्त कारण हो। ठीक है, समझिए अब इसको। बोलो समझ गए क्या? बोलो नहीं समझे सर। नहीं समझे तो समझिए। सबसे पहले ये देखिए, निर्वाचन याचिका क्यों लगाई गई थी? क्योंकि आपने कोई भ्रष्ट आचरण किया है या फिर 1 से अधिक जगह पर आप जो है खड़े हो गए हैं, नामांकन दाखिल कर दिया है। तो निर्वाचन याचिका आपने दाखिल की धारा 31 के तहत। ठीक है, कहां पर चले गए आप? जिला न्यायाधीश के पास में चले गए। बोलो हम तो वहां जाएंगे, जिला न्यायाधीश के पास जाएंगे। बोलो कब तक जा सकते हैं? 1 माह के अंदर अंदर, 1 माह के अंदर अंदर। फिर इसने जो डिसीजन दिया है, बोला हम खुश नहीं है उससे। जिला न्यायाधीश साहब जो थे वो इतने समझदार निकले नहीं, मेरे अनुरूप जो है उन्होंने डिसीजन दिया नहीं। होता क्या है जिंदगी में, यही तो होता है। कोई भी व्यक्ति जो कि आपके विचार अनुसार नहीं बोल रहा है वो आपको गलत नजर आता है। यही होता है ना अमूमन। मान लीजिए कि आप कल को जाकर अपने घर पर ये कहें कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो पिताजी आपके 2 झापड़ देंगे। अब वो गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके विचार के अनुरूप नहीं बोलता है, व्यवहार नहीं करता है, तो आपको वो विपक्षी नजर आता है। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश के खिलाफ जो है यानी कि उनके निर्णय के आप जो है नाखुश हैं, तो फिर आप क्या कर पाएंगे? अगले 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट के अंदर क्या कर पाएंगे? चैलेंज कर सकते हैं उसको। बोलिए। ठीक है, आगे देखिए, यदि अपील किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने वाले आदेश के विरुद्ध की गई है तो उच्च न्यायालय उस आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है। मान लीजिए कोई निर्वाचन जो है उसका शून्य कर दिया था, मान लीजिए मैं खड़ा हुआ था इलेक्शन के अंदर और मेरे इलेक्शन को उन्होंने 0 कर दिया है, 0 कर दिया है, तो अब क्या होगा? याचिका लगाऊंगा। तो अब इसमें जो है
जो निर्वाचन याचिका शून्य की गई थी उस आदेश को रोक सकता है। कौन? हाई कोर्ट। अब देखिए, उच्च न्यायालय 3 माह के भीतर भीतर अपील का अंतिम रूप से निस्तारण कर देगा। 3 माह के भीतर भीतर जो अपील लगाई गई थी, याचिका लगाई गई थी, उसका निस्तारण हो जाएगा। बोला ठीक है, डन। समझ गए आप लोगों को? कुछ समझ गए, कुछ नहीं समझे? अच्छा, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि अपील किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने वाले आदेश के विरुद्ध की गई है। सुनिए, आप जहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, आपके निर्वाचन को शून्य कर दिया, ठीक है। अब शून्य करने का आदेश किसने जारी किया? निर्वाचन आयोग ने जारी किया होगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग ने आपके इलेक्शन को शून्य घोषित कर दिया। आप उसके खिलाफ कहां जा रहे हैं? कोर्ट में जा रहे हैं। चले गए कोर्ट के अंदर। अब देखिए क्या है, जो निर्वाचन शून्य करने वाला जो आदेश था, उसको क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है कि आपका निर्वाचन शून्य का जो आदेश था उसको नहीं मानेंगे, अब उस पर रोक लगा देंगे। भाई रुकिए, पहले एक बार हम डिसाइड कर ले, फिर जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये जो टाइम लिमिट है 3 माह की, आप लोग याद कर लेना। उच्च न्यायालय 3 माह के भीतर भीतर अपील का अंतिम रूप से निस्तारण कर देंगे। धारा 33 देखिए, समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में प्रक्रिया। अपास्त बोलिए, अपास्त क्या होता है? अपास्त मतलब बोलिए क्या हो जाएगा? खत्म, समाप्त होने की। देखिए क्या होगा, नगर पालिका के सभी सदस्य या उसके 2/3 से अधिक का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए, तब राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर देगी। विघटित कर देगी। देखिए क्या है, नगर पालिका के सदस्य, मान लीजिए नगर पालिका के अंदर 100 सदस्य हैं, वेरी गुड। इसके 2/3 कितना हो जाएंगे? 75। 75 से अधिक का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया। मान लीजिए 75 से अधिक कर दिया, 76 लोगों का निर्वाचन शून्य कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई? जब 76 का ही कर दिया तो बचा ही कौन? 24 व्यक्ति बचे हैं। अब वो तो नगर पालिका चलाने से रहे। समझ रहे आप लोग? इसको समझ लीजिए आप लोग। सुनिए, 100 व्यक्ति नगर पालिका के अंदर है, ठीक है। उनमें से 76 का, 75 से अधिक, 75 भी हो सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए 76 जो है उनका निर्वाचन शून्य कर दिया है। अब बचे कितने? 24 व्यक्ति बचे हैं। बोलो 24 व्यक्ति काम थोड़ी कर पाएंगे, इसलिए नगर पालिका को ही विघटित कर देगी। कौन करेगा? विघटित करेगा राज्य सरकार करेगी। प्रश्न ऐसे आएंगे एग्जाम में, प्रश्न इस प्रकार से ही आने वाले हैं, याद कर लेना। तो 2/3 से अधिक का निर्वाचन शून्य होता है। बोलिए, थम्स अप करके बताइए, समझ में आ गया है? समझ आ गया है तो बताइए कि यस सर, ये लाइन हमको समझ में आ गई है। ओके, नहीं तो वापस समझाएंगे। धारा 34 देखिए, आदेशों और विनिश्चय की अंतिमा। आदेशों और विनिश्चय, आदेश मतलब नगर पालिका के आदेश, और तो क्या है ना। अब आदेश का मतलब भी थोड़ी समझा देंगे अभी। विनिश्चय मतलब जो डिटर्मिनेशन किया गया है, जो पहले से ऑर्डर निकाला गया है, उसके अंतिमा मतलब फाइनलाइजेशन। उच्च न्यायालय के अधीन रहते हुए जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा। तो किसका न्यायाधीश अंतिम होता है? जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा। अब ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? आपने क्या किया? धारा 31 का प्रयोग किया। धारा 31 का प्रयोग किया और 31 का प्रयोग करके निर्वाचन याचिका लगा दी। निर्वाचन याचिका लगा दी। अब ये निर्वाचन याचिका कहां लगाई गई? कहां लगाई गई? जिला न्यायालय के अंदर लगाई गई। जिला न्यायालय के अंदर लगाई गई। कितने दिन में लगाई गई? 30 दिन में लगाई गई या 1 माह में लगाई गई। फिर इससे आगे जाएगा, बोला हम खुश नहीं हैं, हाईकोर्ट में याचिका गई। हाईकोर्ट में याचिका गई, कितने दिन में गई? 30 दिन में गई। अब हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट ये कोशिश करेगा कि ये पूरा मामला जो है वो 3 महीने के अंदर सलट जाना चाहिए, निस्तारण हो जाएगा। अब हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो आएगा किसके पास में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में। अब ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के अधीन रहते हुए, मतलब जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन रहते हुए अपना आदेश, अंतिम आदेश निकाल देगा कि भाई ठीक है, ये निर्वाचन शून्य किया जाता है, दोबारा चुनाव लड़ो। ओके, वेरी गुड। ये हो गया है, धारा 34 हो गई। धारा 35 देखिए, निर्हरताएं। धारा 35 देखिए, धारा 28 व धारा 29 में उल्लेखित, धारा 28 व धारा 29 के अंदर जो निर्हरताएं उल्लेखित थी उसी से रिलेटेड है। और सजा कितनी होगी? 6 वर्ष की। मतलब 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऐसा पढ़ना है आपको। यह अवधि जिला न्यायाधीश के द्वारा दोष सिद्ध होने पर प्रारंभ हो जाएगी। जैसे जिला न्यायाधीश ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डिसाइड कर दिया है कि भाई नहीं तेरा मामला गड़बड़ है, तू जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, तू जो है वो गलत तरीके से, करप्ट तरीके से जो है चुना गया है,
तो फिर आपकी इलेक्शन को क्या कर दिया जाएगा, वहां से डिसमिस कर दिया जाएगा। 6 वर्ष तक आप लोग बाहर हो जाएंगे। वेरी गुड, ओके। 36 में देखिए, निरहरता, हटाए जाना या उसकी कालावधि कम करना, ठीक है, और किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग उसको हटा देगा या उसकी कालावधि को जो है, निरहरता को कम भी कर सकता है। धारा 36 बड़ी इजी है। धारा 37 देखिए, पद की शपथ। धारा 37, 38, 39 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन है भाई, बादल सूरज, बादल सूरज आ गए हैं, कौन है भाई, सूरज गौर। सूरज गौर, क्या दिक्कत हो गई, वायरस आ गया मोबाइल में? सूरज गौर की दिक्कत हो गई दिखती है। सूरज गौर, क्या बात हो गई भाई? ओके, धन्यवाद। ओके, चलिए ये समझ लीजिए भाई, इस छोटे से कोर्ट रूम का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ही हूं, है ना, ये समझ लेना आप तो। ओके, अरे ब्रिलियंट फैक्ट बहुत देर से पूछ रहे हैं, सर आप एग्जाम दोगे क्या? भाई एग्जाम दे देंगे तो मत, चिंता मत करिए, आपकी सीट आपके पास में रहेगी। दे देंगे तो, वैसे देने वाले हैं नहीं, देंगे तो घबराइए मत आप लोग, है ना क्यों घबराते हैं? धारा 37, 38, 39 तीनों इंपॉर्टेंट है। धारा 37 देखिए, पद की शपथ क्या कहता है, सुनिए। अध्यक्ष व सदस्यों की शपथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा दिलाई जाएगी यदि कोई सदस्य नगर पालिका की प्रथम बैठक की तारीख से अथवा उपचुनाव में निर्वाचित उम्मीदवार की निर्वाचन की तारीख से 1 माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो पद रिक्त माना जाएगा। प्रथम बैठक से 1 माह के अंदर अंदर जो है वो आपको शपथ लेनी पड़ेगी, नहीं तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ठीक है। यदि व्यक्ति राजनीतिक कैदी है या विचाराधीन कैदी है तो 1 माह की कालावधि उस पर लागू नहीं होती है, ठीक है। तो शपथ आप लोगों को 1 माह में लेनी पड़ती है, लेकिन कोई राजनीतिक कैदी है, विचाराधीन कैदी है, इस पर मुकदमा चल रहा है, उस पर 1 माह की अवधि लागू नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, धारा 38, त्याग पत्र। सदस्य देंगे अध्यक्ष को त्याग पत्र, अध्यक्ष देंगे राज्य सरकार को त्याग पत्र, ओके, राज्य सरकार को मतलब राज्य अधिकारी को, ठीक है। नोटिस दी जाने के पश्चात 15 दिन तक या अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो है सदस्य दे रहे हैं अध्यक्ष को त्याग पत्र, तो या तो 15 दिन में स्वीकार कर लेगा या फिर उससे पहले भी अध्यक्ष स्वीकार जो है वो कर सकता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 15 दिन तक जो है या तो 15 दिन तक कर लेगा या उससे पहले अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले हो, ठीक है। धारा 38 में क्या है, त्याग पत्र है। 39 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संशोधन तो हुआ है, ज्यादा बड़ा संशोधन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कल एक ऐसी क्लास लेके आ रहा हूं जिसके अंदर मैंने इतने सारे संशोधन इकट्ठे किए हैं, 2022 से लेकर 2023 तक जितने भी संशोधन हुए हैं वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। सुन लिया आप लोगों ने मेरी बात सुन ली क्या मेरी? मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि क्या कह रहा था कि 2022 में और 2023 के अंदर नगर पालिका अधिनियम 2009 में जितने भी संशोधन हुए हैं कल मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, तैयार हो जाना, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब लगभग 8-10 संशोधन हैं, वो जो है वो आपको कर लेने हैं। सर थ्योरी क्लास रोज आएगी क्या? नहीं, रोज तो नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करेंगे मैराथन क्लास लेके आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, क्योंकि आपका रिजल्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको रिजल्ट देना होगा। हमारा पहला बैच जो है वो आप लोगों से बना है और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इस बार जो है, ठीक है, इस बार रिजल्ट जरूर देके जाना, ठीक है। करमवीर सिंह, सदस्य को हटाया जाना। देखिए, आधार क्या होगा, नगर पालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। पद की शपथ लेने में विफल रहता है तो बाहर कर दिया जाएगा। धारा 24 और धारा 14 जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी उसमें निरहर हो जाता है तो भी बाहर कर दिया जाएगा। इसमें संशोधन करके एक चीज और जोड़ दी गई थी, क्या? बड़ा सिंपल है वो। पहले तो क्या था, अगर कोई सदस्य अपॉइंट हो चुका है तो जब तक शिकायत नहीं मिलती थी, सीधा सीधा लिखा हुआ है, मैं कल आपको दिखाऊंगा उसकी कॉपी। अगर कोई व्यक्ति अपॉइंट हो चुका है, निर्वाचित हो चुका है, अगर किसी ने शिकायत नहीं की तो वो व्यक्ति ज्यों का त्यों बना रहता था। अगर कोई व्यक्ति निरहर है, मान लीजिए डिस्क्वालीफाई है, लगता है कि यार ये व्यक्ति जो है इसकी उम्र 21 वर्ष से कम थी, फिर भी इलेक्शन लड़ लिया इसने 2 वार्ड से जो है नामांकन भरा था, इसका निर्वाचन रद्द नहीं हुआ, ये बात आपको पता है, लेकिन हो सकता है कि राज्य सरकार इसको नहीं पकड़ पाए। आपने मान लीजिए कि उसकी शिकायत की है, तो फिर पहले क्या होता था कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई होती थी।
राज्य सरकार खुद संज्ञान नहीं लेती थी। अब क्या हो जाएगा कि चाहे कोई शिकायत करे या ना करे, राज्य सरकार जो है उस पर खुद स्वयं जो है संज्ञान ले सकती है। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है बस। ओके, अब देखिए यहां पर देखिए, हटाए जाने का आदेश राज्य सरकार द्वारा जांच करवाने के पश्चात यदि आवश्यक हो, परंतु यह जांच राज्य स्तरीय देखिए जो भी हटाए जाने का आदेश है उसकी जांच राज्य सरकार के द्वारा करवाई जाएगी अगर आवश्यक हो तो ही। करेगा कौन? राज्य स्तरीय सेवा से जो रैंक का अधिकारी है उससे नीचे वाला अधिकारी नहीं करेगा, मतलब एसडीएम से ऊपर, एसडीएम या एसडीएम से ऊपर का अधिकारी जो है जांच करेगा। ठीक है, किसी भी कालावधि की सीमा राजनीतिक कैदी या विचाराधीन कैदी पर लागू नहीं होगी। जांच जिला न्यायाधीश की रैंक के जो है अधिकारी करेगा। जिला न्यायाधीश मतलब बेसिकली डीएम, जैसे एसडीएम वगैरह होता है, इनसे रैंक का अधिकारी जो है जांच करता है। न्यायिक अधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सुनवाई करेगा। जो भी न्यायिक अधिकारी है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को जो है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा? सुनवाई करेगा। जांच कार्रवाई प्रारंभ होने के पश्चात राज्य सरकार सदस्य को निलंबित कर सकती है यदि वह नगर पालिका की किसी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? जांच कार्रवाई प्रारंभ होने के पश्चात राज्य सरकार सदस्य को निलंबित कर सकती है। तो सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास में है? राज्य सरकार के पास में। सस्पेंड कर देगी और वो नगर पालिका की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। आगे देखिए धारा 40, पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकरणों की जांच। कतिपय मतलब कुछ निश्चित, कतिपय मतलब कुछ निश्चित, मतलब सभी नहीं, कुछ निश्चित। कुछ निश्चित अभिकरण मतलब एजेंसी, अभिकरण मतलब एजेंसी, अथॉरिटी, एजेंसी की जांच की जाएगी। ठीक है, पदावधि की समाप्ति के पश्चात कुछ निश्चित अभिकरणों की जांच हो सकती है, मतलब कुछ मामलों की जांच हो सकती है, कुछ एजेंसीज की जांच हो सकती है। नगर पालिका कार्यकाल समाप्ति के बाद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष न रहने के बाद भी जांच हो सकती है ना, उसके बाद भी जांच हो सकती है। यदि जांच नगर पालिका अवधि समाप्त के पूर्व प्रारंभ की गई थी तो वह जांच जारी रहेगी। अब देखिए यहां पे क्या है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य अपने पद से हट चुके हैं, उसके बाद में भी क्या हो जाएगी? जांच कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अगर पहले से जांच चल रही थी तो भी कंटिन्यू रहेगी, अगर पदावधि समाप्त हो गई है उसके बाद में भी कोई मामला आता है तो भी जांच हो सकती है। ओके, ठीक है। धारा 41 देखिए, धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता। बोलिए सर, ईओआरओ की कोचिंग सबसे बेस्ट आपकी ही है। आर के भटनागर, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम चलिए, आप लोग जो है मेरी मेहनत को पहचानते तो हैं, बहुत बढ़िया बात है। बस मेरे लिए काफ़ी है कि विद्यार्थियों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि मेहनत वो आपको बहुत आगे ले जा सकती है, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए, घबराना नहीं है मेहनत करने के अंदर कभी भी। बोलिए, धारा 41 पर हम लोग आ चुके हैं। भाई देखिए, आप लोगों में से अब तक जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो आप लोग टेस्ट सीरीज लीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 14 मई का जो एग्जाम है उसमें पूरा एफर्ट लगा दीजिए आप लोग, घबराना नहीं है उसके अंदर। 14 मई के बाद में फिर आप जो है चुपचाप बैठ रहना, फिर कोई मामला नहीं है, क्योंकि अब कोई एग्जाम तो है नहीं। 14 मई का जो एग्जाम है उसमें पूरा एफर्ट लगा दो, चाहे आपको वीडियो कोर्स से पढ़ना है, चाहे टेस्ट सीरीज से पढ़ना है, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। मैं एक बात जानता हूं, एग्जाम क्लियर होना चाहिए। फिर बाद में ये मत कहना कि यार सर थोड़ी सी ये कमी रह गई थी, काश में वो वीडियो कोर्स से पढ़ लेता, काश में टेस्ट सीरीज ले लेता, काश में जो है उस टेस्ट सीरीज को पूरा सॉल्व करता जो ली हुई थी, काश यार संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली। आपके लिए 3-3 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है सबको, टेस्ट सीरीज लेनी है, ये बात लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ओके। चलिए धारा 41 देखिए, धारा 39 में क्या था? धारा 39 में क्या था? अच्छा जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। धारा 37, 38 और 39 तीनों को कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजो। सभी विद्यार्थियों का होमवर्क है, जल्दी से करके दो होमवर्क। 37, 38, 39, 37, 38, 39। ठीक है, ओके। धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता, वह 6 वर्ष तक पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है। बहुत इजी है, धारा 41 कंप्लीट। ओके, धारा 42 पे आ जाइए। किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर रोक है। मतलब मान लीजिए नगर पालिका सदस्य बना हुआ है, उधर से वो सांसद बन गया, उधर से एमएलए बन गया, उधर से सरपंच ही बन गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वह ऐसा करता है तो 14 दिन की समाप्ति पर वह नगर पालिका की सदस्यता
नहीं करेगा। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। धारा 42 के अंदर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए कि कोई नगर पालिका का सदस्य है, वो सांसदी भी उसके पास में है, विधायकी भी उसके पास में है, सरपंची भी कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 14 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड करने पड़ेगा कि आप कौन सी सदस्यता जो है मेंबरशिप वो रखेंगे। ओके, फिर उसके बाद में वो कह रहा है कि अगर आपने नहीं किया ऐसा तो हम नगर पालिका की सदस्यता को समाप्त कर देंगे। किसको समाप्त करेंगे? नगर पालिका की सदस्यता को समाप्त कर देंगे। वेरी गुड। धारा 42 में ये जो लाइन लिखी हुई है ना, एक क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड। धारा 43 देखिए क्या कहता है, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होगा। हाँ होगा, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। एक अध्यक्ष रख लीजिए, एक उपाध्यक्ष रख लीजिए। प्रत्येक नगर निगम के लिए महापौर, नगर परिषद के लिए सभापति, नगर पालिका बोर्ड के लिए अध्यक्ष होगा। ठीक है, 3 व्यक्ति हो गए, महापौर, सभापति, अध्यक्ष। प्रत्येक नगर निगम के लिए उप महापौर, नगर परिषद के लिए उप सभापति, नगर पालिका बोर्ड के लिए उपाध्यक्ष होगा। वेरी गुड है ना, हमारे लिए नया क्या है, हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। ओके, वेरी गुड। धारा 43। अब देखिए, नगर पालिका अध्यक्षों के पद SC ST महिला के द्वारा भी भरे जाएंगे, परंतु इसमें जातियों की जनसंख्या अनुपात तथा राज्य की भौगोलिक संरचना को आधार बनाया जाएगा ताकि संपूर्ण राज्य में फैलाव हो सके। देखिए क्या कहना चाह रहा है, नगर पालिका के अंदर जब भी सीटों का आवंटन होगा, देखिए मान लीजिए अध्यक्ष पद के लिए, खासतौर पर अध्यक्ष पद के लिए, तो जब भी नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो उसमें SC ST महिला ये सब बनाए जाएंगे। अब उनका निर्धारण कैसे होगा कि कितनी SC की सीटें होंगी, कितनी ST की होंगी, कितने जो है SC के अध्यक्ष बनेंगे, कितनी महिला अध्यक्ष बनेंगी। आप लोग जिस वार्ड के अंदर रहते हैं, है ना, वो कई बार महिला वार्ड होता है, वहां से कोई पुरुष खड़ा नहीं हो सकता। इसका डिसीजन कैसे हुआ? डिसीजन कैसे हुआ? जातियों की जनसंख्या के अनुपात में वो डिसीजन हुआ, वहां की भौगोलिक संरचना के आधार पर वो निर्धारण हुआ है। अब देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम यथाशीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। जो इलेक्शन में जीत जाएंगे, भाई यहां से ये अध्यक्ष है, यहां से ये उपाध्यक्ष है, सबका नाम जो है वो एक स्टेट गवर्नमेंट के गजट के अंदर क्या कर दिया जाएगा, प्रकाशित कर दिया जाएगा। मुकेश मेहरा सर, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोगों ने चलिए मेहनत को सराहा दिया है, मेरे लिए काफी है, बहुत बढ़िया। ओके, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम यथाशीघ्र जो है राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो नगर पालिका में 1 माह से अधिक की कालावधि तक अनुपस्थित रहता है तो वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। 1 माह से अगर अधिक अनुपस्थित है तो उसको टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर उपाध्यक्ष नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो इसका उपाध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है तथा अध्यक्ष राज्य सरकार के द्वारा नामित अधिकारी को त्यागपत्र देता है। राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन की तारीख को 3 माह तक बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड, ये ध्यान रखना। यहां से प्रश्न आ सकता है, राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचन की तारीख को कितना बढ़ा सकते हैं? 3 माह तक जो है वो बढ़ा सकते हैं। नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका निधि से मासिक भत्ते प्राप्त करता है, ये भी ध्यान रखना। मंथली अलाउंसेज आते हैं, ना कि ईयरली, ना कि वीकली, ना कि डे बाय डे। यहां पर मंथली अलाउंसेज आते हैं। 3 माह तक जो है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसको? निर्वाचन को। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो राष्ट्रपति शासन की अवधि मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं? बोलिए 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन को कितने समय तक टाल सकते हैं? कितने समय तक? 6 माह तक, फिर 1 वर्ष तक, फिर 2 वर्ष तक। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें जब आपातकाल था ना, तो आपातकाल के अंदर लोकसभा की अवधि 2 वर्ष तक आगे बढ़ गई थी। 1975 में खत्म होने वाली थी, फिर 1975 से 75 से 76 तक बढ़ा दी गई, फिर 1976 से 1977 तक बढ़ा दी गई, 2 साल बढ़ा दी गई थी, 1-1 वर्ष करके। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और कुछ है क्या? ठीक है, धारा 44 देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन केवल जिला न्यायाधीश को ही प्रश्नगत किया सकता है। जिला न्यायाधीश अपने अधीनस्थ जो है न्यायाधीश को मामला स्थानांतरित कर सकता है। पराजित या नामांकन रद्द किया जा चुका उम्मीदवार 1000 जमा करा के याचिका लगा सकते हैं। ठीक है, धारा 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन
का निर्वाचन केवल जिला न्यायाधीश को ही प्रश्नगत कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है, कोई डाउट है, तो जिला न्यायाधीश के पास में जा सकता है। जिला न्यायाधीश अपने अधीनस्थ न्यायाधीश को मामला स्थानांतरित कर सकता है। बिल्कुल, देखिए ये आ सकता है स्टेटमेंट के अंदर। पराजित या नामांकन रद्द किया जा चुका उम्मीदवार 1000 जमा करा के याचिका लगा सकता है। मान लीजिए कि आपका नामांकन रद्द हो चुका है, अब आप याचिका लगाएंगे, तो याचिका लगाने की फीस क्या है? 1000 रुपए। याद कर लो, 1000 रुपए फीस है। धारा 45 देखिए, मुख्य नगर पालिका कृत्य, बहुत सारे कृत्य हैं, ठीक है, बहुत सारे कृत्य हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस के अंदर कवर करवा दिया है। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकास, मल वहन, सार्वजनिक मार्ग स्थानों, मल नालियों, ऐसे स्थानों, मतलब पूरा का पूरा काम ही मुख्य नगर पालिका का काम होता है, ठीक है। ये सार्वजनिक मार्गों के स्थानों में रोशनी की व्यवस्था करना, ठीक है, संपत्ति की सुरक्षा करना, आग बुझाना, ठीक है, खतरनाक व्यवसाय को विनियमित करना, मृतकों, मृत जानवरों को शवों के लिए बेहतर प्रबंधन करना, मार्गों का नामांकन, घरों का संख्यांकन करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण कराना, नगर पालिका के भीतर कुत्तों का प्रबंधन करना, विशेष प्रयोजन के लिए किसी नगरीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपेक्षित पुलिस अधिकारियों के मद और वेतन आकस्मिक व्यय का भुगतान करना, ठीक है। फिर व्यक्तियों की सुरक्षा, लोग, ये सब जो है, कूड़ा करकट से कंपोस्ट खाद तैयार करने की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए कांजी हाउस स्थापित करना, रखरखाव करना, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार कल्याण को बढ़ावा देना, यातायात प्रणाली को बेहतर करना, समुदाय पशुओं के प्रति क्रूरता, इसका निवारण करना। ओके, चलिए फिर देखिए धारा 46, अन्य नगर पालिका कृत्य क्या होते हैं? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करना, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में काम करना, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करना, लोक कल्याण के क्षेत्र में काम करना, सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में काम करना, यह समस्त कृत्य नगर पालिका निधि पर भारित होते हैं। मतलब पैसा कहां से आएगा? कोई बोले कि यार नगर पालिका में तुम काम तो करा रहे हो, पैसा कहां से लोगे? नगर पालिका निधि से लेंगे। कहां से लेंगे? नगर पालिका निधि से लेने वाले हैं। ओके, धारा 47 देखिए, सरकार द्वारा समनुदेशित करना, मतलब देखिए समनुदेशित करना मतलब डायरेक्ट करना है ना। समनुदेशित मतलब डायरेक्ट करना उसको। ओके, ठीक है। फिर देखिए, सरकार द्वारा समनुदेशित करना, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा किसी नगर पालिका से कृत्यों के पालन करने की अपेक्षा कर सकती है, ठीक है। राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा किसी नगर पालिका से कृत्यों के पालन की अपेक्षा कर सकती है। धारा 48 देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य देखिए, नियमित बैठकों का आयोजन करना, नगर पालिका बैठकों की अध्यक्षता करना, नगर पालिका वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी करना, नगर पालिका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उस समय समय पर दिए जाएंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना, कर्तव्य जो है शक्तियों का प्रयोग करना, बहुत ईजी है, ऑलरेडी हम लोग कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। धारा 49 देखिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। इसमें आप लोग को धारा जरूर याद होनी चाहिए, इसमें आप लोगों को धाराएं जरूर याद होनी चाहिए कि धारा 49 में क्या है ना। धारा 49 के अंदर क्या है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। भाई सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई। टोटल 50 धाराएं हम लोग करने वाले हैं तक सिलेबस, तो मेरा ठीक है क्योंकि कॉलेज तो ओके ठीक है, आर के भटनागर, ठीक है। सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलो, चलें आगे, चलें, ठीक है। धाराओं को याद करते रहिएगा आप लोग। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 49, 49, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं AK-49, सुना है आप लोगों ने AK-49? AK-49 मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार 49 दिन चली थी। अरविंद केजरीवाल क्या था? मुख्य नगर पालिका अधिकारी था, उसने काम किए थे, तो AK-49, ठीक है। तो धारा 49 में क्या है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। AK-49 अरविंद केजरीवाल की सरकार जब बनी थी पहली बार, वो 49 दिन तक ही चली थी। अब देखिए, सभी अभिलेखों की रक्षा करना, मतलब अकाउंट, अभिलेख मतलब अकाउंट, सभी अभिलेखों की रक्षा करना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष सदस्यों की सलाह देना तथा 7 दिन में राज्य सरकार को सूचना प्रदान करना, बैठकों में भाग लेना। अगर वह कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है तो हानि के लिए नगर पालिका बकाया वसूली के लिए समान वसूली की जाएगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्यक्ष द्वारा बनाए गए आदेशों को जब तक वैध नहीं ठहराते तब तक वह आदेश वैध नहीं माना जाएगा। बहुत इजी है ना। मुख्य नगर पालिका के कृत्य बहुत इजी है, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो?
ऑलरेडी हम लोग कई बार क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। नगर पालिका को संबोधित समस्त पत्राचार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से भेजा जाएगा, या फिर अध्यक्ष को भी भेज सकते हैं। तो देख लीजिए, या तो सीएमओ के नाम से आएंगे या फिर अध्यक्ष के नाम से पत्राचार हमेशा होता है। जैसे कोई नोटिस वगैरह जारी हो रहा है, कोई सर्कुलर जारी हो रहा है, तो हमेशा जो है या तो सीएमओ के नाम आएगा या फिर अध्यक्ष के नाम आएगा। नगर पालिका की तरफ से जारी पत्राचार नगर पालिका अधिकारी या अध्यक्ष के मोहर व हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। धन या संपत्ति के गबन या हानि के मामले में रिपोर्ट नगर पालिका को देगा। बैठक में भाग लेने व बोलने की अनुमति, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। ध्यान रखना, सीएमओ जो है उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, वो बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे पाएगा। चलिए, धारा 50 आज की अंतिम धारा। अनिमा यादव राजूलाल कह रहे हैं कि मैंने लाइक कर दिया है। चलिए, जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, एक बार आप लोग सेशन को जरूर जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और देखिए टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बनाई गई है। टेस्ट सीरीज आप लोग लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम। और एग्जाम में पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोगों के लिए आउटपुट देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है आउटपुट देने के हिसाब से क्या करना, पढ़ाई करना। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आगे देखिए, कार्यभार सौंपना। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य त्यागपत्र दे दे तो उनको निलंबित कर दिया जाए तो उनका निर्वाचन शून्य मान लिया जाएगा। अध्यक्ष का कार्य उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष का कार्य सदस्य को सौंपा जाएगा। ठीक है, ओके। एससी, एसटी, ओबीसी व महिला पद होने की स्थिति में कार्य उसी वर्ग को सौंपा जाएगा। अगर उपस्थित नहीं है तो राज्य सरकार के निर्देश से कार्य होगा। कार्यभार ग्रहण करने की अवधि कितनी है? 60 दिन है। 60 दिन के अंदर जो भी कार्यभार सौंपा गया है, जैसे उपाध्यक्ष सदस्य हैं, उनको कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पदभार। ठीक है, यदि कार्यभार सौंपने में इनकार करता है या उपलब्ध नहीं है तो अवधि समाप्त होने तक जो भी हकदार व्यक्ति हो, हकदार मतलब हकदार कौन होता है? जैसे मान लीजिए अध्यक्ष के लिए उपाध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष के लिए सदस्य हो गए। अब सदस्य का कार्यभार किसको सौंपते हैं बताइए? सदस्य, मान लीजिए किसी सदस्य का कार्यभार अगर सौंपना हो तो किसको सौंपेंगे? किसको सौंपेंगे? चलिए, ठीक है, तो एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करनी है। टेलीग्राम चैनल देखिए, दीपक सर ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? दीपक सर ऑफिशियल जो है वो टेलीग्राम चैनल है। अब आप लोग मानेंगे नहीं, रात के कितने बज चुके हैं? 11 बज चुके हैं। रात की जो है वो 11 बज चुके हैं। ठीक है, और विद्यार्थी के कॉल अभी भी आ रहे हैं। आप लोग मानेंगे नहीं, कम से कम एक दिन के अंदर 50-60 कॉल आते हैं विद्यार्थियों के। अभी भी कॉल आ रहा है। ठीक है, चलिए, ओके। देखिए, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, दिख रहा है क्या आपको? दीपक सर ऑफिशियल आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है ना। दीपक सर ऑफिशियल आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब आप लोगों को करना है। फोन अभी आ रहा है, चलिए एक बार देखते हैं। देखें, हेलो, क्या पूछ रहा है विद्यार्थी बताइए? देखिए, टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप लोग वीडियो कोर्स के साथ में तैयारी कर सकते हैं। 14 मई का जो एग्जाम है उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। 14 मई का जो एग्जाम है उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मतलब बाद में केवल अफसोस होगा, मैं कह रहा हूं, बाद में केवल और केवल अफसोस हो जाएगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा। बोले यार हम लोग ये कर लेते हैं, हम लोग वो कर लेते हैं। इंसान जो है वो यही करता है, जब काम नहीं बन पाता तो फिर वो अफसोस करने के अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं रहता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लीजिए, कि टेस्ट सीरीज और आप लोगों के लिए अवेलेबल है पूरा पार्ट A+B की टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हैं। पूरी प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। 299 के अंदर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसका शेड्यूल जो है वो सिलेबस वाले आइकन में दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, ऐप के ऊपर सिलेबस वाले आइकन में दिया हुआ है।
अच्छा, अभी जो विद्यार्थी का फोन आया उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कह रहा था विद्यार्थी? अभी एक विद्यार्थी का फोन आया, क्या कह रहा था विद्यार्थी, सुनना चाहेंगे? YouTube पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने का टाइम क्या है? शाम को 10 बजे होता है आपका पेपर, वो क्वेश्चन MCQ सेशन हम लोग लेके आते हैं। विद्यार्थी पता है क्या कह रहा था? विद्यार्थी ये कह रहा था कि सर मैं डीमोटिवेटेड हो रहा हूं, है ना। देखिए, आपके आसपास का जो वातावरण है वो आप पे कितना इंपैक्ट डालता है। आपके यानी कि जिस विद्यार्थी का भी फोन आया कह रहा था कि सर मैं अभी काफी डीमोटिवेटेड हो रहा हूं, आसपास के जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा डीमोरलाइज कर रहे हैं मुझे, है ना, कि इतना कंपटीशन है, क्या है, सीटें बिक गई हैं, ये वे है। तो आपके आसपास के वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आपकी संगत और आपकी पंगत वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो संगत और पंगत हमेशा जो है वो आप लोगों को जो है देखभाल करके करनी चाहिए, बहुत जांच परख कर करनी चाहिए, क्योंकि जैसा एनवायरमेंट होता है वैसे आप लोग सोचने लग जाते हैं। कहते हैं कि 5 बिजनेसमैन के बीच में बैठने वाला व्यक्ति 6ठा बिजनेसमैन बन जाता है, 5 RS ऑफिसर के बीच में बैठने वाला व्यक्ति 6ठा RS ऑफिसर बन जाता है। 5 IAS ऑफिसर के बीच में बैठना शुरू कर दीजिए और आपकी मानसिकता वैसी हो जाएगी, यार मुझे ही बनना है, 6ठे IAS ऑफिसर आप बन जाएंगे। ठीक है, तो घबराइए मत, तैयारी, खुद पे विश्वास रखिए। भाई जीवन का एक पड़ाव है, अभी तो जीवन बहुत लंबा है, ये तो विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास जो है वो करते जाना है। ठीक है, चलिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज वो भी आपके लिए अवेलेबल है। दीपक सर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको कल जो है वो 500 MCQ की PDF देने वाला हूं, व्याख्या सहित आप लोग के लिए PDF आ रही है, व्याख्या सहित आप लोग के लिए PDF आ रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, आप लोगों से मुलाकात होगी। कल हम लोग राजस्थान पॉलिटी में करेंगे। ठीक है, कल आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सेशन आएगा, कल आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें वो एग्जाम टाइम पर हम लोग देखेंगे ना। ठीक है, टेस्ट सीरीज का मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा कि टेस्ट सीरीज आप लोग कैसे अटेम्प्ट करें, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो कल दोपहर में आप लोगों से मुलाकात होगी। और जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, गजब की टेस्ट सीरीज है। ऐप के ऊपर जाइए, टेस्ट सीरीज बाय कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए, फिर जब भी आप लोग कोई टेस्ट सीरीज लेते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग एक बार जो है ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। हो सकता है कि आप पुरानी वाली ऐप के साथ में हो, उसको वापस इंस्टॉल कर लिया करो आप लोग एक बार, है ना। ठीक है, चलिए, तो एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। अनुपम श्रीकांत, लकी जाट, वीरा सिंह, राज RSOP, कविता, मोहित गुजर, कैलाश गुजर, ऋषिका जांगेड, ओके, अनीमा यादव, लकी, राधुलाल, जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। आरती शर्मा, उपस्थिति दर्ज करवाइए अपनी। ओके, भोली देवी, संतोष मीणा, जय श्री राम, ठीक है, सरवन लाल, ओके, जितेंद्र कश्यप, संदीप यादव, सुरेंद्र सिंह राव, स्टार स्टडी पॉइंट, मुकेश मेहरा, वीरा सिंह, नितेश शर्मा, ललिता महावर, ओके, राधुलाल, मुकेश मेहरा, ठीक है, कविता, वेरी गुड, स्टार स्टडी पॉइंट, नवल कुमार बैरवा, प्रदीप कुमार स्वामी। अच्छा, ये वारों के लिए ठीक समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया बात है मुकेश जी। ठीक है, आज तो सभी ने लाइक किया है। अच्छा, शर्मा जी बहुत बढ़िया। शौर्यवर्धन, वंश राज जैन, ओके, भारती मीणा, रोविन उथप्पा, अनीमा यादव। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से। कुश अवाना, कल आप लोगों से मुलाकात होगी। RK भटनागर, प्रदीप कुमार स्वामी, दिग्विजय सिंह राठौड़। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप लोगों से, कल दोपहर में मुलाकात होगी। और आपके लिए कल करंट अफेयर का सेशन भी आएगा। ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्डेड रहेगा ताकि कम समय में हम लोग अच्छा आउटपुट दे सकें। ठीक है, तो मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।